अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तेरे होने से आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हर तरफ हलचल शोर शराबा मचा हुआ है। सब अपनी अपनी खरीदारी में मसरूफ थे। वहीं पर एक लड़का लड़की का हाथ पकड़े अंदर की जाने बढ़ता हुआ कपड़ों की दुकान में ठहरा। क्या लेना पसंद करोगी? उसने कपड़ों पर गहरी नजर डालते पूछा। कपड़ों से निगाह हटाते उसने पास खड़ी जिले पर निगाह डाली, जो ना जाने क्या देखने में मसरूफ थी। कहाँ गुम हो कहते उसके पीछे आकर खड़ा हुआ ताकि देख सके मोहतरमा कहाँ देखने में मसरूफ हैं। सामने ही एक लड़का घुटनों के बल बैठा सामने खड़ी लड़की को अंगूठी पहना रहा था। लड़की की अंगूठी पहनते ही पूरे मॉल में तालियों का शोर गूंज उठा। इन तालियां बजाने वालों में से जिले भी थी, जो कभी पीछे खड़े आहत को देखती तो कभी सामने। वो एकदम से उसकी जानिब मुड़ी। आहत उसके चेहरे के तासरात को देखते ही वो जान गया था कि अब ये क्या कहने वाली है। आहत, तो मुझे ऐसे कब प्रपोज करोगे? प्रपोज किया तो था। आहत अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। क्या आसपास की भीड़ कम हो गई थी? वो तो बहुत सूखा रुका था और वो दास लहजे में बोली थी, जो आहत ने बखूबी महसूस किया था। अच्छा तो और कैसे करता? उसने बाकायदा झुककर उसकी आंखों में मुस्कुराते देख शरारत से पूछा। आहत, मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह छुप छुपा कर अपनी मोहब्बत का इजहार ना करो, बल्कि सारी दुनिया के सामने ये तस्लीम करो तुम मुझसे यानी जिले मुजम्मिल से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करते हो। वो चहक उठी थी। तो तुम ये चाहती हो कि मैं सबके सामने तुमसे अपने इश्क का एतराफ़ करूँ? संजीदा हुआ, जिसे देख ज़िले की आँखें लम्हे भर को नम हुईं। वो भी सबके सामने। ओह माय गॉड! ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज़ इतना बड़ा ज़ुल्म मत करो मेरे साथ। और आखिर में ड्रामाई अंदाज़ में शोखा हुआ। आहत, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो मर्द सारी दुनिया के सामने अपनी पसंदीदा औरत से अपने जज़्बात का इज़हार नहीं कर सकता, मैं उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकती कि वो सारी उम्र उसका हाथ पकड़े रखेगा। देखो, मुझे लगता है कि तुम मुझसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। ना ही कहते वहाँ से जाने के लिए पलट गई और वो अभी चंद कदम आगे बढ़ी थी कि अपने पीछे उठते शोर को सुनते ही पीछे को मुड़ी और धक से रह गई। आंखों में चमक के साथ नमी सी आ गई थी। सामने ही आहत घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथों में फूलों से भरा बुके था। उसके चेहरे पर कभी ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वो काफी पुरकशिश था। भूरी आंखें, घनी भवें, हल्की फुल्की दाढ़ी, बादामी रंग की टी शर्ट और वाइट पैंट पहने हुए वो बहुत हसीन लग रहा था और इर्द गिर्द के लोग सीटियां बजा रहे थे। ज़िले चंद कदम चलते उसके पास आकर ठहरी। मिस ज़िले, क्या आप मेरी दिल अज़ीज़ शरीके हयात बनना पसंद करेंगी? और अगर आपने मुझे अपना शौहर बनने के शर्फ़ से महरूम किया, तो ये जान लें कि मैं नाज़ुक दिल का मालिक हूँ। इनकार होने का सदमा सह नहीं पाऊँगा। और आँखें मीच कर खोलीं और वो इस अंदाज़ में और भी खूबसूरत लग रहा था। उसके इस तरह करने पर ज़ेले बेइख्तियार हँस पड़ी कि इतने में एक लड़का भागते हुए आहत के पास आया और उसे एक अंगूठी पकड़ाई। जस्ट डू इट ब्रो, ऑल द बेस्ट कहते वो वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। आहत ने मुस्कुराते हुए ज़िले की जानिब हाथ बढ़ाया। ज़िले ने उसके हाथ थाम लिया और आहत ने बड़ी ही मोहब्बत से उसके दाएँ हाथ की उँगली में वो अंगूठी पहना दी और हाथ पकड़े खड़ा हो गया और दोनों एक-दूसरे को मोहब्बत पाश नज़रों से तकने लगे। ध्यान से, ज़िले क्या कर रही हो? कहते साथ ही चूल्हा बंद कर दिया। ओह! सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं चला। भाभी के यूँ कहने पर ज़िले, जो माज़ी में गुम थी, हड़बड़ा गई और पास पड़े कपड़े से चूल्हे को साइडों से साफ करने लगी। किन ख़्यालों में गुम थी तुम ज़िले? कहते गंदे बर्तनों को सिंक में रखा और उसी की जानिब देखने लगी। मैं तो कहीं नहीं, बस कुछ याद आ गया था। और एक मुस्कुराहट ने उसके होंठों पर बसेरा किया था। ज़िले कहते ही उसके कंधे पे हाथ रखा। क्या तुम्हें अपना माज़ी तुम्हारे आज से बेहतर लगता है? बेहतर? एक ज़ख्मी मुस्कुराहट। बेहतर नहीं, खूबसूरत लगता है। कभी-कभी सोचती हूँ कि काश सब पहले जैसा हो जाए। एक आँसू उसके गाल को भिगो गया। उसका चेहरा ऊपर की जानिब था। भाभी ने उसे अपने साथ लगाया और थपकी दी। वो रोती नहीं थी, हाँ, मगर कभी-कभी उसकी आँखें इससे दगा कर जाती थीं और भर-भर कर बहने लगती थीं। किस बात का शोक मनाया जा रहा है? एक कड़क आवाज़ पर ज़िले ने खुद को भाभी से अलग किया और अपनी भीगी आँखें साफ कीं। क कुछ नहीं, वो बस दूध गिर गया था। तमन्ना अपनी साँस से घबराते हुए बोली। दूध? आगे बढ़कर देखा तो देगची के साथ दूध लगा हुआ था और काफ़ी सारा दूध नीचे चूल्हे के गिर्द गिरा हुआ था। माशाअल्लाह! क्या कहने हैं, ये कौन-सा पहली दफ़ा है? आखिर किन ख़्यालों में गुम होती हैं मोहतरमा, जो ध्यान सारा वहाँ पर लगाया होता है? कहीं नहीं, आइंदा ख़्याल रखूँगी। वो आँखें झुकाए बोली। पता नहीं वो आइंदा कब आएगा? हर रोज़ यही एक बात कहती हो। कहते गुस्से से बुड़बुड़ाते किचन से बाहर चली गईं। ज़िले ने एक सर्द साँस खारिज की। फ़िक्र नहीं करो, बस अल्लाह पर तवक्कल रखो, इंशाअल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। काश! कहते किचन से निकल गई। तुम्हें क्या लगता है कि आंटी मान जाएँगी हमारे रिश्ते को लेकर? ज़िले ने रुककर आहत से पूछा, जो उसकी आवाज़ पर रुककर उसकी जानिब देखा। वो इस वक़्त पार्क में मौजूद थे। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं मानेंगी? वो उसे नज़रों के हिसार में लिए हुए था।
मुझे लगता है कि वो शायद नहीं मानेंगी, कुछ सोचते जवाब दिया और फिर आखिर में उसका लहजा उदास हो गया। क्यों नहीं मानेगी ज़रा बताना? थोड़ा संजीदा हुआ वो जानता था उसका जवाब कि वो क्या देगी। मैं तुम्हारे स्टेटस की नहीं हूँ ना, इतनी बेढंगी सी हूँ और पहनने-ओढ़ने का ढंग है मुझे ना और कुछ नहीं और कोई कमी नहीं है तुम में, समझी? थोड़ा सख्त लहज़ा अपनाया और रही बात तुम्हारे बेढंगे होने की, तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, समझी? और अगर मम्मा नहीं मानेंगी तो और भी बहुत से तरीके हैं तुम्हें हासिल करने के। उसके गाल को थपथपाते पुरइत्तेमाद लहजे में बोला और आखिर में मुस्कुरा दिया और ज़िले भी मुस्कुरा उठी। रात की तारीकी हर तरफ बसेरा कर चुकी थी। अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया था और कोई इस गहरी काली रात में जिम में खड़ा खुद को हलकान कर रहा था। वो इस वक़्त ब्लैक बनियान और ब्लैक पैंट पहने हुए था और पंजिंग बैग पर ना जाने किस बात का गुस्सा निकाल रहा था। चेहरा पसीने से शराबोर हो चुका था और उसके बरहना हिस्सों पर भी पसीने के कतरे मौजूद थे। वो इस बिखरे और रफ़ हुलिये में भी हसीन लग रहा था। उसने ये जिम अपने ऑफ़िस में ही बना रखी थी। अरे! तुम अभी तक यहीं पर हो? मुझे लगा तुम जा चुके हो। ज़ारून कमरे में फ़ाइल लेने के गर्ज से आया, मगर आहत को इस तरह बेचैन और थका हुआ देख परेशान हुआ। अरे! मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ना कि यहाँ मौजूद दीवारों से। आहत के जवाब ना देने पर ज़ारून ने फिर से उसे मुख़ातिब किया। बस दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए नहीं गया। क्या तुम्हें कोई मसला है? वो अभी भी पंच कर रहा था और ऐसे उसने ज़ारून को भी जवाब दिया। क्यों खुद को हलकान करने में लगे हो? घर जाओ, ज़िले तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। कहते उसके सामने आया और पंचिंग बैग को पकड़ लिया। आहत के हाथ थमे थे। मैं कहीं नहीं जा रहा और जाऊँ किसके लिए, जिसे मेरी परवाह ही नहीं। अफ़सरदगी से कहते वहाँ मौजूद सोफ़े पर जा बैठा। ऐसे क्यों कह रहे हो? चलो शाबाश, घर जाओ। वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। उसके कंधे पर हाथ रखते उसे एहसास दिलाने की कोशिश की। तुम फ़िक्र मत करो, उसके पास इतना वक़्त नहीं है कि वो मेरा इंतज़ार करे या फिर मेरे लिए परेशान हो। वो बहुत बिज़ी हो गई है। मेरी ज़ात से बढ़कर उसके लिए मेरे घरवाले ज़्यादा अहम हैं। मैं नहीं, उसके लहज़ा अफ़सरदा होने के साथ-साथ शिकवों से भरा था। ऐसा ना कहो वो भी तो सब तुम्हारे लिए ही कर रही है। तुम इस बात से मुकर नहीं सकते कि उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ सैक्रिफ़ाइस नहीं किया। वो अब जैसी है पहले ऐसी नहीं थी। उसके साथ बैठते बोला, अब उस पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो जो बड़े ही सलीके से निभा रही है। तुम उसके लिए इतने बदगुमानियाँ मत पालो। उसको ज़ारून ने समझाने की फिर से कोशिश की। आहत ने अपना सर झुका लिया। असद ने तर्स भरी नज़रों से उसे देखा। अच्छा फ़िक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा कहते उसे अपने साथ लगाया। ज़िले तुम अभी तक सोई नहीं। भाभी ने ज़िले को यूँ सोचों में गुम बैठे देखा पूछा, जो रात के इस पहर बाहर लॉन में बैठे ना जाने क्या सोच रही थी। कुछ नहीं वो मैं कहते सर झुका लिया। आहत का इंतज़ार कर रही थी। लगता है आज भी देर से आएँगे। बैरूनी गेट को देखते बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो रोज़ जल्दी आता हो। खुद को उसके लिए इतना हलकान ना करो और खुद को देखो क्या हाल बना रखा है अपना। जाओ और जाकर सो जाओ, वो आ जाएगा। चलो शाबाश। उसे खड़ा करते बोली, जी मगर अगर मगर कुछ नहीं, चलो सो जाओ। उसके बोलने से पहले सानिया ने हुक्म सादिर किया और उसे उसके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चली गई। तुम क्यों ऐसे हो गए हो? क्या तुम्हें वाक़ई में अब मेरी ज़रूरत नहीं है? वो खाली कमरे को देखते नम आँखें लिए ख़यालों में उससे मुख़ातिब हुई। वो असद के कहने पर घर के लिए निकल पड़ा था। घर पहुँचकर मामूल के मुताबिक खामोशी, सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया, मगर ये सब तो अब रोज़ का मामूल बन चुका था। उसने खामोशी से अपने कमरे की राह ली। दरवाज़ा खोला तो नज़र सामने दुश्मन जाँ पर गई, जो उससे बेखबर नींद की आगोश में थी। उसने नज़र भर कर देखा और अपना बैग सोफ़े पर रखते, कदम बेड की तरफ बढ़ाए और ज़िले के सामने जा खड़ा हुआ। उसके पुरसुकून चेहरे को देख आहत के दिल को खुद ब खुद ही सुकून मिल गया था। आहत ने झुककर उसके माथे पर बोसा दिया और फिर मोहब्बत से उसे तकने लगा। गुड नाइट स्वीटहार्ट कहते उसके गाल सहलाई और फिर नाइट ड्रेस लिए वॉशरूम में बंद हो गया और कुछ देर बाद वो चेंज करके निकला तो वो अभी भी उसी पोजीशन में लेटी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए उसके पहलू में आकर लेट गया और उसको मुकम्मल अपने हिसार में लेते हुए आंखें मूंद गया। थकावट के बाइस जल्द ही नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। खिड़की से आती रोशनी ने उसे नींद से बेदार किया। उसने आंखों पे हाथ रखे करवट बदलना चाही, मगर उसे अपने गिर्द मजबूत हिसार महसूस हुआ। गर्दन घुमाकर देखने पर ज़िले की नज़र उसके बिल्कुल करीब पुरसुकून सोए आहत पर पड़ी तो उसके लब मुस्कुराए। उसने पूरे हक से आहत के दोनों हाथों को चूमा, जिनके हिसार में वो थी। एक तहफ़्फ़ुज़ था, एक मान था और वो फिर से आँखें मूंद गई। मुझे आज आने में लेट हो जाएगी, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। वो अपनी बंधी टाई को दुरुस्त करते ज़िले से मुखातिब हुआ। वो इस्तहज़ाइया हँसी। तुम तो ऐसे कह रहे हो आहत, जैसे तुम रोज़ जल्दी आते हो और आज तुम पहली बार लेट आओगे। आहत तो बस उसे देखता रह गया। ज़िले की नज़रें उसी पर थीं, जो आँखें झपकना भूल गया था। आहत, मैं रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और काफ़ी देर तक करती हूँ। फिर एक वक़्त आता है कि मैं थक जाती हूँ, तो फिर तुम्हारा इंतज़ार तर्क करके सो जाती हूँ और फिर सुबह तुम्हें अपने पहलू में पुरसुकून लेटे देखती हूँ और काफ़ी देर तक देखती रहती हूँ। यकीन जानो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी के हज़ार लम्हों से खूबसूरत होता है।
उफ क्या शिकवा था उसका। आहत के दिल में टीस उठी थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखों को झिपका और अपने और जिले के दरमियान के फासले को समेटते हुए करीब हुआ और बड़ी ही अकीदत से उसके माथे पर बोसा दिया। खुद को मेरे लिए इतना हल्कान मत किया करो जिले, तुम्हें देख कर तो जीता है तुम्हारा आहत। वो अल्फाजों में शिद्दत लिए बोला था। खैर इंतजार मत करना और सो जाना, ओके? मैं खाना लगा देती हूँ, खाकर जाइए। नहीं नहीं रहने दो, मुझे भूख नहीं है। हाँ मगर तुम जरूर खा लेना, मेरे लिए भूखी मत रहना, ओके? आखिर में उसके गाल थपथपाते बाहर चला गया। जिले के होंठों पर मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। 5 साल पहले। मम्मा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो इस वक्त सादा शर्ट ट्राउज़र पहने हुए था। शाइस्ता बेगम के मुकाबले सामने आकर विराजमान हुआ हुआ थी। मैं शादी करना चाहता हूँ। शाइस्ता बेगम को आहत की बात पर झटका लगा। ऐसी क्या देख रही हैं आप? यही तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ। उसने शाइस्ता बेगम का हैरत ज़दा चेहरा देखने की वजाहत दी। हाँ ये तो खुशी की बात है। चलो तुम्हें अपनी माँ पर तरस तो आया। चलो तो फिर लड़की पसंद करना शुरू कर देती हूँ। तुम्हारी शादी बिलाल के साथ इसी महीने कर दूंगी, कैसा? कहते उसकी तरफ देखा। नहीं, आपको लड़की पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं ऑलरेडी पसंद कर चुका हूँ। आपको बस उसके यहाँ रिश्ता लेकर जाना है। उसने सब तफ़सील से बताया। लड़की पसंद कर ली का क्या मतलब है तुम्हारा? कौन है? वो कैसी फैमिली से बिलॉन्ग रखती है? उसका स्टेटस क्या है? 1 मिनट, मुझे उसके स्टेटस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए वो अहम है, उसका स्टेटस नहीं। लेकिन आपकी इत्तला के लिए बता देता हूँ, वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलॉन्ग करती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो फिर धीरे से मुस्कुराई। वो हमारे स्टेटस को सूट नहीं करेगी। बेहतर है उसका ख़्याल दिल से निकाल दो। कहते साथ उठ खड़ी हुईं। फाइन, मुझे पता था आप नहीं मानेंगी और मेरा आपको अपनी पसंद के मुतालिक इत्तला करना फ़र्ज़ था। कहते वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। अच्छा हुआ समझ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूँढूँगी, ठीक है? उसके गाल पर हाथ रखते बोलीं, आप मेरी शादी ज़िले से मत करवाएँ, मैं खुद उससे कोर्ट मैरिज कर लूँगा, ओके? मुस्कुराते कहा, मगर अपनी बात से शाइस्ता बेगम की मुस्कुराहट गुम कर गया। मैं चलता हूँ, फिर भी इस मौज़ू पर सोचिएगा, वरना जो मैंने कहा वो मैं कर गुज़रूँगा। कहते घर से बाहर निकल गया। पीछे अपने चहीते बेटे की बगावत पर इन्हें साँप सूंघ गया। यार क्या हुआ? परेशान क्यों दिख रहा है? ज़ारून ने अपने परेशान बैठे जिगरी दोस्त से उसकी चुप्पी की वजह पूछी। मम्मा, ज़िले के लिए नहीं मानी। उसने अपने सर पर ही कुर्सी से टिका लिया। तो फिर तूने क्या कहा? क्या तू ज़िले को छोड़ देगा? नहीं, नहीं, छोड़ूँगा कैसे? मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसे अपने साथ एक मुक़द्दस रिश्ते में बाँधना चाहता हूँ। ज़िले के साथ ज़िंदगी का हर लम्हा खूबसूरत गुज़ारना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जिसे ज़ारून ने बखूबी महसूस किया। तो फिर क्या करोगे? आंटी के खिलाफ जाओगे? अब ज़ारून भी पुरसुकून था। मैं मना लूँगा इन्हें, तुम फ़िक्र मत करो। कॉफ़ी का कप अपने लबों से लगाया। हाँ, मगर वो फिर भी ना मानी तो? तब तुम क्या करोगे? मैं ज़िले से कोर्ट मैरिज करूँगा, दैट्स इट। ओह गुड! मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके डोंट वरी। वैसे तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने पेरेंट्स से मरियम के मुतालिक बात करनी चाहिए? हाँ, कर लो। दोनों यार इकट्ठे घोड़ी चढ़ेंगे। अहद ने ज़ारून को ज़ोर से झप्पी डालते मशवरा दिया। ठीक है, करता हूँ आज ही बात। अब माहौल खुशगवार हो चुका था। ये मेरी बेटी है, ज़िले नौरीन बेगम ने ज़िले को आगे बढ़कर सलाम करने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ज़िले ने इंतहाई अदब से शाइस्ता बेगम को सलाम पेश किया। तो तुम हो ज़िले, आहत की क्लास फेलो? जी, झिझक कर जवाब दिया। खूबसूरत हो तभी मेरे बेटे को फांस लिया और ये मासूमियत की अदा भी अच्छी है। अच्छे खासे बंदे को बेवकूफ़ बना सकती है। अपने बेटे की ज़िद पर वो यहाँ ज़िले के घर चली आईं, ताकि देख सकें कि ऐसा क्या है इस लड़की में जो उनका बेटा यूँ शादी के लिए अताउला हो रहा है। ये आप किस किस्म की बातें कर रही हैं मेरी बेटी के बारे में? नौरीन बेगम को हैरत हुई थी, उनके मुँह से इस किस्म के अल्फाज़ अपनी बेटी के बारे में सुन के। मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से पूछें। आंटी ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज़ आप ऐसी बातें तो मत करें। मैं भला क्यों फांसूँगी आहत को? हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ओह प्लीज़ ये पसंद-वसंद तो हथकंडे हैं, तुम जैसी मिडल क्लास घराने की लड़कियों के। अमीर लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फँसा के अपना रास्ता साफ कर लेती हो। बस बहुत हो गया, एक और लफ्ज़ भी मैं अपनी बेटी के बारे में नहीं सुनूँगी। आपके लिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएँ, वरना मैं आपके मेहमान होने का लिहाज़ भूल जाऊँगी। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। कहते वो वहाँ से चली गई। ज़िले गिरने वाले अंदाज़ में सोफ़े पर बैठी। देख लिया? ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। तुम्हें भी पूरी दुनिया छोड़कर इन्हीं का बेटा मिला था, मोहब्बत करने के लिए। अब तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी वहाँ शादी करवाऊँगी। कहते वहाँ रुकी नहीं बल्कि चली गई। ज़िले अभी भी इसी कैफ़ियत में बैठी आँसू बहा रही थी। मम्मा, आप गई थीं वहाँ, तो आपको ज़िले कैसे लगी? मुझे पता है, वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वो है ही ऐसी। जब से उसने सुना कि उसकी अम्मी ज़िले से मिल आई हैं, तब से यूँ ही खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। हाँ, मिल आई हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, मगर वो तुम्हारे लायक नहीं है, ना हम में सूट करेगी, इसलिए उसे भूल जाओ।
भूल जाऊँ का क्या मतलब है? आप चाहती हैं कि मैं ज़िले को छोड़ दूँ, अपने किए वादों से मुकर जाऊँ, अपने एहसासात छोड़ दूँ, जो सिर्फ़ उसके लिए हैं मेरे दिल में। तुम जो मर्ज़ी कहो, मैं इस लड़की को अपनी बहू बनाकर यहाँ कभी नहीं लाऊँगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? आहत लोग तरह-तरह की बातें करेंगे। लोग जो मर्ज़ी सोचें, जो मर्ज़ी बातें करें। क्या आपको अपने बेटे की खुशियों से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र है? ऐसा नहीं है मेरी जान, मगर ऐसा नहीं है तो आप ज़िले को कबूल कर लेना। प्लीज़, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो कभी मायूस नहीं करेगी, प्लीज़। वो अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़े इल्तिजा करते बोला, मगर आहत, प्लीज़ मॉम, मैं मर जाऊँगा उसके बगैर, प्लीज़ मान जाएँ। अब उसकी आंखों में नमी वो बखूबी महसूस कर सकती थी। ठीक है, हम कल जाएंगे रिश्ता लेकर, ओके? वो उसे अपने साथ लगाते बोली थी। जिले, तुम चुप चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, कल से हमारी कोई बात नहीं हुई और आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ और तुम यूं खामोश हो जैसे तुम्हें खुशी नहीं हुई। जिले की मुसलसल खामोशी के बाद आहत ने आखिर पूछ ही लिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मगर कल तुम्हारी अम्मी तो इस रिश्ते से मना कर गई थी, तो वो अब कैसे मान गई? कल मना करके गई थी, मतलब खैर छोड़ो इस बात को, अब तो वो मान गई है ना, तो बस अब मेरी दुल्हन बनने की तैयारियां शुरू कर दो। अब यकीन जानो तो सब्र नहीं हो रहा, आहत अल्फाजों में शिद्दत लिए बोला। और दूसरी तरफ जिले के चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई। मैं अब रखती हूँ, बाय, कहते फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फोन को साइड पर रखते आहत की कही बात सोचकर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए और दूसरी जानिब आहत मोबाइल सीने पर रखे मुस्कुरा रहा था। मगर कोई भी खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होती, कुछ खुशियां मुख्तसर होती हैं और उसके बाद हमारे कड़े इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। कुछ इस इम्तिहान को सब्र करके पार कर जाते हैं और कुछ शिकवा करते करते वहीं के वहीं रह जाते हैं। शिकवा तो कभी अपने रब से करना ही नहीं चाहिए, वो हमसे बेहतर हमारा आने वाला कल जानता है और उसके हर फैसले में कोई ना कोई मसलहत होती है। वो रब हमें 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तो फिर उससे उसके फैसले, उसकी दी गई आजमाइशों से कैसा शिकवा? क्या तुम सच कह रहे हो? मरियम ने अपनी जगह से उठते हुए खुशी और हैरत के मिले जुले तासरात लिए ज़ारून से अपने दिल की तसल्ली के लिए फिर से पूछा। वैसे वो ये तीसरी बार पूछ रही थी, मरियम, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है यार। क्या इतनी बड़ी बात मैं तुमसे झूठ में कहूंगा? हमारी शादी, तुम्हारा मेरी जिंदगी में शामिल होना कोई मजाक नहीं है और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे लिए खास हो, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी महरम के रूप में देखना चाहता हूँ। अब बोलती क्यों बंद हो गई? कुछ बोलो, उसकी खामोशी महसूस करते पूछा। हाय, तुम्हारी बातें सुनती हूँ ना, तो अपनी किस्मत पर रश्क खाने को दिल करता है। तुम मेरे दिल में एक खास मुकाम रखते हो ज़ारून। मैंने भी हमेशा तुम्हें अपने महरम के रूप में देखने की ख्वाहिश की है और वो ख्वाहिश यूं अचानक पूरी होने पर हैरत हो रही है। वो छत की जानिब देखते हुए बोली थी, ऐसे जब हमारी मनचाही खुशी ख्वाहिशें पूरी होती हैं ना मरियम, तो हैरत नहीं करते बल्कि अपने रब जुल जलाल का शुक्रिया अदा करते होते, जो हमें भी करना चाहिए। अब मैं रखती हूँ। अब मैं तुमसे निकाह के बाद ही बात करूंगी और तुम्हारे इस फैसले की कदर करता हूँ, तुम्हारा ज़ारून। कहते कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। शादी की तैयारियां जोशो खरोश पर थीं। हर तरफ शोर मचा हुआ था। किसी को बाजार जाना था तो किसी के कपड़े अभी तक टेलर के पास से नहीं आए थे। इन सब मसलों को हल करने के बाद आखिर बारात ले जाने का वक्त आन पहुंचा था और दूसरी तरफ तीनों दुल्हनें सज धज कर अपने दुल्हों का इंतजार कर रही थीं। बिलाल, ज़ारून और अहद मुस्तफ़ा की शादी की तकरीब एक ही हॉल में मुनक्किद की गई थी और आज तीनों के चेहरे खुशी थी, जो आज किसी भी सूरत कम होने वाली नहीं थी। बारात पहुंच चुकी थी, हर तरफ ढोल बजने की आवाजें गूंज रही थी। कुछ देर बाद ही जिले जिले मुजम्मिल से जिले अहद मुस्तफ़ा हो चुकी थी और जिले ने पुरसकून मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अहद को देखा, जो उसे ही तकने में मसरूफ था और यूं ही तीनों निकाह मुकम्मल हो चुके थे। मरियम जैद से मरियम ज़ारून अहमद हो चुकी थी और सानिया अहसन से बिलाल गिलानी हो चुकी थी। कमरे को इंतहाई खूबसूरत तर्ज में सजाया गया था। उसने कमरे की हर शय पर नजर दौड़ाई और पुरसकून सांस हवा में खारिज किया और अपना लहंगा दुरुस्त करने लगी कि इतने में क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला तो मरियम की नजर सामने दरवाजे पर खड़े ज़ारून पर पड़ी, जो उसे मुस्कुराती नजरों से तक रहा था और दरवाजा लॉक करते वो उसके सामने आकर बैठा और मोहब्बत से मरियम के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए और इंतहाई अकीदत और हक से उसके दोनों हाथों पर बोसा दिया। महरम होने का एहसास बहुत खूबसूरत है। तुम्हें हक से छूने का एहसास बहुत खूबसूरत है। मुझे ये मेरे ख्वाब की तकमील लग रही है और इस तकमील पर मैं इस ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और फिर उसके माथे से माथा टिका लिया। दोनों की कैफियत इस वक्त एक जैसी थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। मैं बहुत खुश हूँ ज़ारून और चाहती हूँ तुम्हारे साथ ये तवील सफ़र इंतहाई खूबसूरत गुजरे। आमीन सुम आमीन। दोनों एक ज़बान होकर बोले। दोनों के चेहरों पर कभी ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट थी। जिले सिंघार मेज के सामने खड़ी खुद को देख रही थी और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश में थी कि कुछ ख्वाब वाकई में पूरे होते हैं और जब वो पूरे होते हैं तो उनके पूरे होने का एहसास हर एहसास पर हावी हो जाता है। अब वो आहत मुस्तफ़ा की बीवी के रुतबे पर फाइज थी और ये एहसास बेनतहा दिल नशीं था।
अभी वो अपने ख़यालों में ही गुम थी कि किसी ने पीछे से उसे अपने मज़बूत हिसार में लिया। ज़िले ने चौंक कर मिरर में देखा, तो दिल पर हाथ रखे खुफगी से अपने मिजाजी खुदा को देखा, जो उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। क्या हुआ? मेरी बीवी डर गई। थोड़ी उसके कंधे पर टिकाए बोला, तुमने वाक़ई में डरा दिया था मुझे। वो फिर से ख़फ़ा हुई। अच्छा, आई एम सॉरी। उसको अपने मुकाबिल कर दे, कान पकड़कर सॉरी बोला। कोई बात नहीं, मैं तो मज़ाक कर रही थी। ज़िले आहत की गर्दन में बाजू हाई करते मोहब्बत से बोली। आहत ने उसके मुस्कुराते चेहरे को देखा, तो ज़िले ने अब्रू उचकाए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? आहत ने उसके सवाल पर उसके माथे पर बोसा दिया और फिर उसकी आंखों पर नजरें जमाई। ऐसे ही मुस्कुराती रहो और मेरे दिल को ऐसे ही सुकून पहुंचाती रहो। हमेशा खुश रहूंगी, और अगर तुमने मुझे खुश रखा तो हाँ, तो रखूंगा ना तुम्हारा ख्याल, और बस बदले में इस बंदा नाचीज को तुम ख्याल रखना जो तुम्हारे आने से आज मुकम्मल हुआ है। आहत, जी मेरी जान, मोहब्बत से उसे गले लगाया। क्या तुम मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करोगे? वो सर ऊपर करते हुए बोली। ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? चलो दोनों साथ में पढ़ते हैं। और फिर दोनों ने साथ में शुक्राने के नवाफिल अदा किए, और ये रात आहत और जिले की जिंदगी की खूबसूरत रातों में से एक थी। मगर अयाज ने क्या खूब लिखा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उफ, ये वक्त इन्हें क्या क्या दिखाने वाला है, ये वो खुद नहीं जानते। कैसी लग रही हूँ? जिले आहत की तरफ रुख किए पूछा। आहत जो घड़ी पहनने में मसरूफ था, जिले की आवाज पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और फिर मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर रुका। जिले आहत, मुस्तफ़ा, तुम सरता पैर मेरी लग रही हो और मेरे दिल की बेहद करीब। उसके हाथ की हथेली को अपने दिल के मुकाम पर रखने की शिद्दत दिए बोला, तो जिले का चेहरा पल भर में सुर्ख टमाटर की तरह हो गया, और आहत उसको वो इस लम्हे और भी प्यारी लगी थी। आहत ने झुककर उसके दाएं गाल पर प्यार किया, और आहत की इस हरकत पर जिले पल भर में सुर्ख पड़ गई थी। तो चले नीचे, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। जिले आहत का बाजू पकड़ते बोली, चलो, तुम ही कब से देर कर रही हो? हाँ, मैं देर कर रही थी। जिले ने मुंह बनाया और साथ चल पड़ी। 5 साल बाद दादी दादी आहत और रेहाम भागते हुए शास्ता बेगम के पास आए। हाँ हाँ, क्या हुआ बोलो? कुछ चाहिए मेरे शहजादों को? दोनों से प्यार से पूछा। जी दादो, हमें चाहिए। इतने में जिले चाय का ट्रे थामे लाउंज में दाखिल हुई थी। क्या चाहिए मेरे बच्चों को, बताओ? जिले ने मुस्कुराते हुए ट्रे शास्ता बेगम के सामने की, तो उन्होंने कप उठाया और चाय की चुस्की ली। हमें छोटी सी सिस्टर चाहिए। जिले की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई, और साथ में सानिया की मुस्कुराहट भी उभरी थी। शास्ता बेगम ने जिले को देखा और फिर बच्चों की तरफ मुतवज्जो हुई। अपनी चाची से कहो तुम्हें सिस्टर का ला दे। क्या पता 5 सालों में इनका इरादा बदल गया हो। शास्ता बेगम के तंज पर जिले की मुस्कुराहट सिमट गई थी। दिल में टीस उठी थी। उसने एक नज़र अपनी माँ जैसी सास पर डाली, जो तंज या उसे ही देख रही थी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? क्या अभी भी इरादा नहीं है तुम्हारा? एक आंसू जिले की आंख से निकलकर गाल पर गिरा। चाची, चाची प्लीज, हमें छोटी सी सिस्टर चाहिए। प्लीज हमें लाकर दें। बच्चे चहक कर बोले, मगर वो मासूम क्या जाने के जिले के दिल पर ये अल्फाज किसी कोड़े की मानिंद लग रहे थे। बस कर जाओ और जाकर खेलो। सानिया से बर्दाश्त न हुआ तो बच्चों के पास आते इन्हें डिपटा, और वो दोनों मुंह लटकाए वहां से चले गए। वो इन्हें नजरअंदाज करते ट्रे उठाए वहां से मुड़ी ही थी कि शास्ता बेगम के अल्फाजों ने मानो उस पर बम फोड़े थे। जिले बीबी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर अभी भी तुम्हारा इरादा यूं ही रहने का है तो मैं आज ही आहत से बात करती हूँ। या तो तुम्हें फारिग करे या दूसरी शादी करे। मैं अब अपने बेटे को यूं नहीं देख सकती, समझी तुम? जिले ने हैरत और दुख से उनकी तरफ देखा, जो औरत होने के बावजूद उसके दुख को नहीं समझ पा रही थी। मेरा मशवरा मानो, अपने टेस्ट करवाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बांझ हो। इतनी देर थी कि जिले के हाथ से ट्रे छूट गया था, और वो सदमे से इन्हीं को तक रही थी। आप ये क्या कह रही हैं? खुदारा ऐसा तो मत कहे। वो इल्तिजाइया बोली और वहां से चली गई। सानिया ने शायस्ता बेगम की बात पर मुंह पर हाथ रखा था। अम्मी जान, क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें करके उसे तकलीफ पहुंचा रही हैं आप। तुम चुप रहो, मुझे शक नहीं यकीन है कि मसला सिर्फ इसी में है, जैसे मेरा बेटा भुगत रहा है। कहते वो वहां से चली गई, और पीछे सानिया अपनी सास की सोच पर अफसोस ही करती रह गई। ये इतना क्यों रोती है? उसकी वजह से वजह बहुत डिस्टर्ब होता है। मरियम रोती हुई ईशा को देखते जानून से इस नन्ही की शिकायतें लगा रही थी। हाँ, तो वो अभी छोटी सी तो है, और इस उम्र में सारे बच्चे ऐसे ही रोंदू होते हैं। और तुम्हारा वजी भी तो था ना तब भी? तब मैं डिस्टर्ब होता था, तब तो तुम्हें कोई परवाह नहीं होती थी। जारून ने अपनी नन्ही परी का सूद समेत बदला लिया। अच्छा जी, आपको मेरे वजी से प्रॉब्लम थी, और इस मिसनी से बड़ा प्यार है आपको? नहीं भई नहीं, मुझे तो वजी और इस मिसनी की अम्मा से मोहब्बत है। उसे अपने करीब करते उसके बालों पर प्यार दिया और अपने हिसार में लिया। अपने 2 साला बेटे वदनान और नन्ही सी जान ईशा को देखा। तुम हो तो ये दोनों अल्लाह की नेमतें मेरे पास हैं। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी के हसीन तोहफ़े दिए हैं। अब सही मायनों में हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है। मैं तो मज़ाक कर रही थी। मुझे अपने दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। आखिर को हमारी मोहब्बत की निशानी हैं ये दोनों।
मगर मैं ज़िले को लेकर काफ़ी परेशान रहती हूँ। उसकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ कब आएँगी? वो अफ़सरदा हुई। मैं भी। मगर हमें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बादशाह सब ठीक हो जाएगा। कमरे में आते ही वो लंबे-लंबे साँस लेने लगी, मानो साँस लेने में दुश्वारी हो रही हो। माँ ना बनने के एहसास ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। उसने अपना बाएँ हाथ की हथेली अपने पेट पर रखी और आँखें मूंदे आवाज़ के साथ रो दी और गिरने वाले अंदाज़ में बेड पर बैठी और अपना चेहरा ऊपर की जानिब किया और कितना वक़्त, कितना सब्र, अब थक गई हूँ। ये सब सुन-सुन कर कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो बेबसी की इंतहा पर थी। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह जी, मेरे हिस्से की आज़माइश आखिर कब ख़त्म होगी? मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम नहीं रहना चाहती। वो अब बाकायदा हिचकियों से रो रही थी। मैं शिकवा नहीं कर रही, मैं तुझे बस तेरे बंदों की दी हुई तकलीफ़ें बता रही हूँ और फिर खामोशी से आँसू बहाती रही। अब बस कमरे में ज़िले की सिसकियाँ गूँज रही थीं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आहद ने घर में दाखिल होते हुए सामने बैठी सानिया को अदब से सलाम किया और सर खम करते अंदर की जानिब बढ़ गया और रास्ते में उससे बच्चे टकरा गए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, दोनों यकज़बान बोले। वालेकुम सलाम, कैसे हो दोनों? दोनों को बारी-बारी प्यार करते पूछा। जी हम ठीक हैं, अभी तक सोए क्यों नहीं? वो हम सोने ही जा रहे थे। अच्छा ठीक है, जाओ, हर वक्त शरारतें करते रहते हो। शरारतें करने में ही तो मज़ा आता है चाचू, कहते वो वहाँ से चले गए और मुनफ़ी में सर हिलाता कमरे में दाखिल हुआ तो ज़िले को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर खड़ा हुआ। बहुत दिनों बाद उसके आने पर वो जाग रही थी। कैसी हो? और आज का दिन कैसा गुज़रा? वो अपना बैग साइड टेबल पर रखते मुड़ा तो उसे ज़िले की हालत मशकूक लगी। तो बेकरार होते उसके सामने घुटनों के बल बैठा और ज़िले का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी नज़र ज़िले की आँखों पर पड़ी जो काफ़ी हद तक सूजी हुई थीं और नाक होंठ सुर्ख थे और गाल पर मिटे आँसू के निशान। ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? और तुम रो रही थी, मगर क्यों? उसने ज़िले का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा, मगर ज़िले फिर से रोने लगी। ज़िले, मेरी जान बताओ तो सही, हुआ क्या है? कहीं पर दर्द है तो बताओ मुझे। वो उसके रोने पर मज़ीद बेचैन हुआ। मुझे दर्द हो रहा है और बहुत हो रहा है, वो हिचकियों के साथ बोली। कहाँ कहाँ पर दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। आहत के पूछने पर ज़िले ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। यहाँ दर्द हो रहा है और बहुत हो रहा है, मानो जैसे अभी फट जाएगा। ज़िले, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आहत खड़े होते हुए ज़िले का हाथ पकड़कर खड़ा किया। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम मेरे पास ही रहो। आहत का हाथ थामे वो खड़ी हुई। मुझे छोड़ना मत, वरना मैं मर जाऊँगी। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो आहत के गले लगती बेबसी से बोली। आहत ने उसके गिर्द हिसार बना चुका था। ज़िले, हुआ क्या है और मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगा? ऐसे फजूल ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, कहते उसे जोर से खुद में भींच लिया। तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ, कहते ज़िले को खुद से अलग किया और दरवाज़ा खोला तो सामने सानिया खड़ी थी। जी भाभी, वो अम्मी बुला रही हैं तुम्हें, तो जाकर उनकी बात सुन लो। जी मैं आता हूँ, उसके जवाब मिलते ही वो वहाँ से हट गई। उसने मुड़कर ज़िले को देखा जो अपना सर हाथों में गिराए बैठी थी। ज़िले, मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर तक, कहते वहाँ से चला गया और वो अभी भी इसी पोज़ीशन में बैठी थी। जी अम्मी, आपने बुलाया था? वो अपने दाएँ हाथ से माथे को सहलाते बोला। हाँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तभी बुलाया है। जी करें, मैं सुन रहा हूँ। वो बेहद परेशान दिख रहा था, जिसे शास्ता बेगम ने भी महसूस किया, मगर पूछा नहीं। वो, मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी के बारे में सोचो। और क्या? चाहती क्या है मुझसे? और ये अचानक दूसरी शादी की बात कहाँ से आ गई? और क्यों करूँ मैं दूसरी शादी? बोलें। वो पहले से ही ज़िले को परेशान था और ऊपर से दूसरी शादी की बात सुनकर मज़ीद तप गया। देखो अहद, ठंडे दिमाग से सोचो, 5 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को और ये बहुत लंबा अरसा होता है और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली तुम्हें। कहना क्या चाहती हैं आप? सीधे-सीधे बोलें, ये तोड़-मरोड़ कर बात मत करें। उसने शाइस्ता बेगम के सामने आते उनकी इस बात का सीधा मतलब जानना चाहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर कब तक यूँ बे-औलाद रहने का इरादा है और कब तक इस बाँझ के साथ खुद भी ख्वार होना है और मुझे भी करना है? क्या क्या कहा आपने अम्मी? आप मेरी ज़िले के लिए ऐसे अल्फ़ाज़ कैसे अपने मुँह से निकाल सकती हैं? और जहाँ तक बात रही औलाद की, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं ज़िले की सेहत पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता और हाँ, जाते-जाते मुड़ा, ये बात आप दोबारा कभी नहीं करेंगी, कहते वहाँ से चला गया। मैं भी देखती हूँ वो कैसे रहती है इस घर में, इस कदर उसका जीना हराम करूँगी कि खुद ही तुमसे अलहदगी माँगेगी। दिमाग में घटिया मंसूबे सोचते वो अपने कमरे में चली गई। आहत कमरे में आया तो कमरे में मद्धम सी रोशनी थी जिसका साफ मतलब था कि ज़िले सोने के लिए लेट चुकी है और वो धीरे से चलता हुआ ज़िले के पास आया, जो करवट लिए सो रही थी। आहत ने नरमी से उसके गाल को छुआ जिस पर मिटे-मिटे आँसू थे। उसने वहाँ नरमी से अपने लब रखे और फिर उसकी आँखों पर प्यार करते उसे देखने लगा। मैं जानता हूँ कि कौन-सी बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। उफ़ ज़िले, मेरे लिए तुम अहम हो और कुछ भी नहीं। खुद को यूँ अज़ियत देना छोड़ दो तुम। उसके हाथ को अपने हाथों में थामते हुए सोई हुई ज़िले से मुखातिब हुआ और फिर उसके पास जगह बनाते लेट गया और वो अब ज़िले को मुकम्मल अपने हिसार में ले चुका था और आहिस्ता से उसके बालों में हाथ फेर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ज़िले, कैसी हो? मेरी जान, आजकल बात ही नहीं होती हमारी। मैं तो कब से चाह रही थी कि तुमसे मिलने आ जाऊँ।
मगर यूं मुंह उठाकर बेटी के ससुराल नहीं आ सकती ना। अपनी सुनाओ, कैसी गुजर रही है जिंदगी? वो अपनी अम्मी का भेजा वॉइस मैसेज सुन रही थी और एक जख्मी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। कोई तो था जो उसकी फिक्र करता है। मैं ठीक हूँ अम्मी, बस आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मुझसे मिलने आ सकती हैं? सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वॉइस भेजते वॉशरूम में बंद हो गई। आहत जिले के जागने से पहले ऑफिस जा चुका था। हाय यार, कैसा है तू? तबीयत कैसी है तेरी? जारून ने आहत को हैंडशेक करते हाल हवाल पूछा। ठीक हूँ, बस बेजारियत से जवाब दिया। बस ठीक का क्या मतलब? तुम परेशान दिख रहे हो, सब खैरियत है ना? जारून के लहजे में बेहद फिक्रमंदी झलक रही थी, और कैसे ना झलकती, आखिर को वो उसका जिगरी यार था। उसके पूछने पर आहत ने अपनी अम्मी की गई सारी बात जारून से डिस्कस की, और ये सब सुन जारून को भी बहुत गुस्सा आया। ये तो कितनी गलत बात की। जिले के बारे में तुमने क्या कहा? फिर यही कि मुझसे ऐसी कोई तवक्को ना रखें। ठीक। क्या तुमने? और प्लीज ये सब बातें जिले के सामने ना हो। लड़कियां इस मामले में बहुत हसास होती हैं, और जिले तो बहुत हसास लड़की है। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जारून ने तसल्ली दी। क्या हुआ, खामोश क्यों हो? नाराज हो क्या मुझसे? बिलाल ने सानिया की खामोशी को भांपते पूछा। तो क्या नहीं होना चाहिए नाराज? वो मजीद खफा हुई। अच्छा ना, अब कोशिश करूंगा कि काम जल्दी खत्म हो जाए, ताकि अपनी प्यारी सी बीवी की नाराजगी दूर कर सकूं। उसने बहलाया था। जल्दी प्लीज। हाँ बाबा ठीक है। और सुनाओ, बच्चे कैसे हैं? और अम्मी? आहत जिले सब कैसे हैं? सब ठीक है, बस मैं नहीं ठीक। आप आओगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। कमाल है। तो फिर मैं भी जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। फिर यूं ही हंसते मुस्कुराते गुफ्तगू होती रही। आहत घर आया तो घर में चहल पहल देख छटका था। ये सब कहाँ लेके जा रही हैं? कौन आया है? आहत ने पास से गुजरती चाय का ट्रे थामे सानिया से पूछा। वो जिले की अम्मी और खाला आई हैं, ये सब उनके लिए है, कहते वहां से सीधा डाइनिंग रूम में चली गई थी। आहत भी उसके पीछे हो लिया और जाकर अदब से अपनी सास से मिला। इतने में जिले भी वहीं आ गई और आहत को देखकर मुस्कुराई, जिसके बदले आहत भी मुस्कुराया था। मैं चेंज करके आता हूँ। वो इजाजत देते सीधा अपने कमरे में आया था, और जिले भी उसके पीछे ही आई थी। उसने आहत को आरामदेह सूट निकाल कर दिया, जिसे आहत ने मुस्कुराते थामा और वॉशरूम में बंद हो गया। बाहर आते ड्रेसिंग टेबल के सामने बालों में ब्रश करने लगा। आज आंटी यूं अचानक आ गई, सब खैरियत तो थी? ड्रेसिंग टेबल से हटते हुए जिले से मुखातिब हुआ। सब खैरियत थी, बस थोड़ी सी तबीयत खराब थी। मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा? तबीयत खराब का सुनकर आहत ने कुछ और समझा, और उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई, जिसे जिले ने बखूबी महसूस किया था। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। आहत, बस कमजोरी थी थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं। वो अफसरदा हुई और सर झुका गई। आहत अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा हुआ। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए जिले के पास आया, उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया और उसे जोर से गले लगाया और उसके बालों पर बोसा दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमारा सब्र आएगा नहीं जाएगा। हम्म इसका चेहरा दोनों हाथों में थामते बोला। और कितना सब्र आहत, मैं अब थक गई हूँ। वो रोने लगी थी। हाँ, ऐसा नहीं कहते। आजमाइश अल्लाह अपने प्यारे बंदों को देता है, और जो इन आजमाइशों में सब्र कर जाता है वही फातेह होता है। अहद ने जिले को फिर से गले लगाया और उसकी कमर सहलाई। चलो बाहर चलते हैं, उसका हुलिया दुरुस्त करते हुए बोला, ताकि बाहर जाकर उसका दिल कुछ बहल जाए। और फिर वो दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। ज़ारून, जी मेरे बच्चों की प्यारी सी अम्मा। इंतहाई प्यार से उसका गाल खींचा। वो, मुझे ज़िले से बात करनी है, काफ़ी वक्त हो गया बात ही नहीं हुई हमारी। वो उदास लहजे में बोली। तो कर लो बात, इसमें पूछने वाली क्या बात है भला? नंबर नहीं है मेरे पास, जो था वो खो गया है मुझसे। तुम आहत भाई से कहो ना कि मेरी ज़िले से बात करवा दें। और अभी कहें प्लीज़। अभी इस वक्त बेगम, हर कोई हमारे यहाँ हमारी तरह यूँ इस वक्त जाग नहीं रहा होता। सुबह बात कर लेना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, वरना ज़ारून मैं नाराज़ हो जाऊँगी। अच्छा भई, मैं कॉल करता हूँ। कहते आहत का नंबर डायल किया, जो तीसरी रिंग पर उठा लिया गया। हेलो, कौन? स्पीकर में आहत की आवाज़ उभरी थी। सुनकर अंदाज़ा लगाना आसान था कि वो नींद से बेदार हुआ था। उस पर ज़ारून ने मरियम को आंखें दिखाई। वो, मुझे पूछना था कि ज़िले सो गई या जाग रही है? ज़ारून ने झिझक कर पूछा। सीरियसली ज़ारून, तुम रात के 2 बजे ये जानने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी बीवी सो रही है या जाग रही है? आहत ने ज़ारून के सवाल पर फौरन फ़ोन पर टाइम देखा, जो रात के 2 दिखा रहा था। उसने हैरत से पूछा। नहीं, एक्चुअली वो मरियम को बात करनी थी। अगर ज़िले भाभी जाग रही हैं तो बात करवा दो, वरना उसे नींद नहीं आएगी। आहत ने गर्दन फेर कर अपने पहलू में देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। जिले आहत के बिल्कुल करीब उसे हग किए हुए सोई हुई थी। वो तो सो रही है, आहत ने पुरस्कून लहजे में बताया और नरमी से जिले के गाल पर प्यार किया। कल बात करवा दूंगा, ठीक है? अब सोने दो, कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आहत ने फोन साइड पर रखा और सीधा होकर लेटा और जिले को मुकम्मल हिसार में लिए सो गया। और दूसरी तरफ कॉल डिस्कनेक्ट होते ही जारून ने मरियम को खा जाने वाली नजरों से घूरा। अच्छा ना, सॉरी। मरियम सर झुकाए बोली थी। जारून ने सर्द सांस खारिज की। इट्स ओके जान, अब तुम भी सो जाओ। उसके माथे पर बोसा देते बिस्तर पर नींदरास हो गया।
आपकी आज कोई मीटिंग है क्या? ज़िले ने आहत को देखा जो इतनी अफरा-तफरी मचाकर खड़ा था। हाँ, है तुम दुआ करना। उसने ज़िले को दोनों कंधों से थामा और चेहरे पर मुस्कान सजाए बोला, हाँ, क्यों नहीं? इसका मतलब आज आप लेट आएँगे। उसके लहजे में उदासी थी। हाँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी फ़ारिग हो जाऊँ और जैसे ही फ़ारिग होऊँगा तो आ जाऊँगा, ओके? उसे बोसा देते बाहर की राह ली और ज़ीनब भी उसके साथ हो ली। आहत ने खाना खाया और सबको खुदाफिज किए ऑफिस चला गया। पीछे जिले ने डाइनिंग टेबल पर से सारे बर्तन समेटे। आज उसके चेहरे पर पुरस्कून मुस्कुराहट थी जो शायस्ता बेगम बखूबी महसूस कर रही थी और इन्हें उसकी मुस्कुराहट भली ना लगी। खैर तो है जो यूं खुश हो। आज क्या खुशखबरी मिली है? वैसे उम्मीद तो नहीं, मगर क्या ऐसा ही है? उनकी जहर खान बातों से जिले की मुस्कुराहट सिमट गई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो झिझक कर बोली, मगर बोलते हुए अंदर ही अंदर अजियत का शिकार थी, मगर किसी को महसूस न होने दिया। उम्मीद थी मुझे, एक बात सुनो मेरी। वो चलकर जिले के करीब आई। मेरे बेटे की जान छोड़ दो या तो उसे दूसरी शादी पर राजी कर लो। जिले तो बस इन्हें देखती ही रह गई। वो कैसे उसे अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद करने का कह रही थी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसकी आंखों से बेतरतीब आंसू गिरे। अच्छा, उसे दूसरी शादी का नहीं कह सकती, मगर हाँ, उसे बे-औलाद रखने का इरादा पूरा है तुम्हारा, है ना? चाहती क्या हो आखिर? वो अल्फाजों में ज़हर घोलते बाकायदा चीखी थी। ज़िले नज़रें झुका गई और शाज़दा बेगम वहाँ से चली गईं और ज़िले कुर्सी पर बैठी अपनी महरूमी के एहसास में आंसू बहाती रही। कैसी हो? ज़िंदा हूँ, बस अपने दिन पूरे कर रही हूँ, वो अफ़सरदगी से बोली। ऐसा क्यों कह रही हो ज़िले? इतनी मायूसी अल्लाह से अच्छी नहीं जानती हूँ, मगर मैं बेबस हो जाती हूँ। तुम्हें पता है आज अम्मी ने मुझसे कहा मैं आहा से कहूँ कि वो दूसरी शादी कर लें। बताओ मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? वो हिचकियों के साथ रो दी। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम्हें हद है यार, कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? इसमें इनका क्या कसूर है मरियम? वो अपने पोता देखना चाहती हैं और इस ख़्वाहिश में तो कोई हर्ज नहीं ना। इसमें तो मेरा कसूर, सारा कसूर है। ना कि मैं माँ नहीं बन सकती। शट अप! इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, हाँ? कोई कसूर नहीं है तुम्हारा, समझी? ये तुमसे किसने कहा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती? डॉक्टर ने कहा ऐसा? नहीं, वो अम्मी कहती हैं। वो मज़ीद उदास हो गई। अच्छा, वो हकीम हैं नहीं? ना तो तुम इनकी बातों पर कैसे यकीन कर सकती हो? अगर इतना ही है तो कल हम डॉक्टर के पास जाएँगे, ओके? और तुम्हें मैं पिक करूँगी, ओके? मरियम ने सोच लिया था कि कैसे उसके ज़हन से ये सब बातें निकालनी हैं। हाँ, मगर आहत ज़िले जानती थी आहत कभी नहीं मानेगा। इनसे मैं पूछ लूँगी। कल मैं तुम्हारी हर गलतफ़हमी दूर कर दूँगी, ठीक है? और सुनाओ बच्चे कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक। इस तरह दोनों खुशगपियों में मसरूफ़ हो गईं। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है? घर जाने में तो अभी वक़्त है भई। ज़ारून ने आहत के तेज़ चलते हाथों को देख उसे छेड़ा। हाँ, वो मुझे घर जाना पता नहीं क्यों। दिल बहुत बेचैन-सा है। आई नो कि ज़िले ठीक है, मगर फिर भी दिल अजीब-सा हो रहा है। क्या तुम्हें मतली हो रही है? सीरियसली? ज़ारून तेज़ी से आहत की जानिब बढ़ा, जिस पर आहत ने उसे हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रहा है भई? मुबारक हो। किस चीज़ की? ज़ारून की बात आहत की समझ से बिल्कुल बालातर थी। मेरे यार, तू बाप बनने वाला है। कांग्रेचुलेशंस। ज़ारून ने आहत को ज़ोर से हग किया। पहले तो आहत को कुछ समझ ना आया, मगर जब आया तो ज़ारून को खुद से दूर धकेला। लानत हो तुम पर, खबीस इंसान! कीड़े पड़े तुझे! ज़ारून की गर्दन से दबोचा। अरे! तू ही तो कह रहा है कि तेरा दिल अजीब-सा हो रहा है। तो ये तो तब होता है ना, ज़ारून ने मासूमियत से जवाब दिया और अपनी गर्दन आहत के शिकंजे से आज़ाद कराई। बकवास बंद कर, मैं सीरियस हूँ। ज़ारून, तुमने एक भी और बकवास अपने मुँह से निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, मैं तो तुम्हारा मूड अच्छा कर रहा था, तुम तो बुरा ही मान गए। ये लो, ये भला कोई बात हुई? अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे घर जाना है, पीछे सब सँभाल लेना, ओके? कहते वो वहाँ से चला गया। हाँ भई, सँभाल लूँगा। ज़ारून आहत के दिए काम में जुट गया। आहत घर पहुँचा तो मामूल के मुताबिक खामोशी थी। उसने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए। दरवाज़ा खोला तो हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। कमरे में हल्की-सी रोशनी थी। अंदर दाखिल हुआ और अपना बैग सोफ़े पर रखा और अपने बेड की जानिब गया। वहाँ पर ज़िले को ना पाकर वो मज़ीद परेशान हुआ। लेकिन अगले ही लम्हे उसे बालकनी पर किसी के होने का एहसास हुआ तो आहत ने अपने कदम बालकनी की जानिब बढ़ाए, तो सामने ही उसकी नज़र अपनी दिल अज़ीज़ शरीके हयात पर पड़ी, जो ना जाने कहाँ खोई थी। ज़िले का चेहरा ऊपर आसमां की जानिब था। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, मगर मुड़ी नहीं। वो कैसे नहीं पहचान सकती थी? वही तो था जिसे वो हज़ारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। आहत ने नरमी से उसके बालों पर बोसा दिया और उसे अपने साथ लगाया। बेशक महरम ही, जैसे उसे देख के सुकून सा मिल गया हो। अपने महरम के दिल का सुकून है। ज़िले ने अपनी आँखें बंद कर लीं। कैसी हो? आहत ने ज़िले के कंधे पर थोड़ी जमाए पूछा। मैं ठीक हूँ, और तुम? तुम कैसे हो और मीटिंग कैसी रही? मैं ठीक, तुम्हें देखकर तो और भी ठीक हो गया हूँ, और मीटिंग भी ठीक रही, आहत ने जवाब दिया। और ज़िले अब उसके सामने हुई। तुम सच्ची में ठीक हो ना? तुम्हारे जवाब पर दिल मुतमईन नहीं हुआ मेरा। उसकी आँखें कुछ और ही कह रही थीं। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें देखकर तो नई जान भर जाती है मुझ में। सारे दिन की थकावट यूँ चुटकियों में उतर जाती है।
तुम बेफिक्र रहो, मैं ठीक भी हूँ और खुश भी। जिले ने आहत को पूरी पूरी तसल्ली दी। आहत ने उसे खुद में भेज लिया। शुक्र है कि तुम ठीक हो जिले। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन था, जैसे तुम किसी परेशानी में हो। जिले आहत ने जिले का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। तुम मुझे पूरी दुनिया लगती हो जिले, तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। अगर मुझसे कोई पूछे कि जिंदगी क्या है तो मैं कहूँ कि तुम आहद मुस्तफ़ा जिले। आहद मुस्तफ़ा के बगैर अधूरा है, कहते उसके माथे पर प्यार किया और उसे अपने साथ लगाया। जिले को अपनी सोच पर मलामत हुई थी। कहाँ वो ये सोचती रही कि उसका आहद अब उससे बेजार हो चुका है। उसकी जिंदगी में जिले की अहमियत खत्म हो गई है और जिले ने भी आहद के गिर्द हिसार बनाया था। आई लव यू आहद, मैं भी तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। चलो अंदर चलते हैं, ठंड हो रही है, तुम बीमार पड़ जाओगी। आहद जिले का हाथ पकड़े कमरे में लाया। अब खामोशी से सो जाओ, पुरसुकून होके। ओके। आहद ने जिले पर ब्लैंकेट दुरुस्त किया और उसके बालों पर हाथ फेरा। आहद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जिले उठने ही लगी थी कि आहद ने उसे लेटे रहने का इशारा किया। कोई बात नहीं करनी, जो भी करना सुबह करना। ओके। अभी मैं बहुत थक गया हूँ और तुम भी थकी थकी लग रही हो। आहद ने जिले की दूसरी जानिब अपनी जगह बनाई और लेट गया। जिले ने भी मजीद उसे कुछ नहीं कहा। आहद जिले आहद जो अपने ऑफिस की तैयारियों में मसरूफ था, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जी मेरी जान, आहद ने बेहद नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखे पूछा। मुझे एक इजाजत चाहिए थी तुमसे, जिले ने झिझक कर पूछा। और ये बात आहद ने भी नोट की। किस बात की इजाजत? आहद ने तफ्तीशी नजरों से पूछा। वो, मैं डॉक्टर के पास जाना चाह रही थी, प्लीज मना मत करना। मुझे बस अपने दिल की तसल्ली करनी है, बस। और फिर किसी को भी बात करने का मौका नहीं मिलेगा, प्लीज। जिले, मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज खुद को अजियत देना छोड़ दो। आहद ने जिले के हाथ पर दबाव डाला। आई प्रॉमिस लास्ट बार, उसके बाद कभी तुमसे ऐसी डिमांड नहीं करूंगी, प्लीज। ओके, लेकिन मैं खुद तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊंगा। आहद जिले की गाल को सहलाते बोला। थैंक यू सो मच। जिले ने आहद को जोर से हक किया और आहद ने भी उसके गिर्द हिसार बनाया। इस वक्त वो दोनों हॉस्पिटल में मौजूद थे। जिले की सारी टेस्ट हो चुके थे, अब रिपोर्ट्स आना बाकी थी, जिसके इंतजार में वो अब तक वहां पर मौजूद थे। और जिले तो काफी हद तक परेशान और उलझी उलझी सी थी, ना जाने कि रिपोर्ट्स में क्या आए। आपको अंदर डॉक्टर बुला रही हैं। नर्स ने इन्हें इत्तला दी तो दोनों उठ खड़े हुए। मैम, आपको नहीं, सर को बुलाया है, आप यहीं पर वेट करें। और सर आप अंदर जाएं, नर्स ने कहा और चली गई। जिले ने एक नज़र आहत को देखा और फिर खामोशी से अपनी सीट पर बैठ गई। मैं आता हूँ और बेफिक्र रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी हमें मायूस नहीं करेगा। कहते वो डॉक्टर के केबिन में चला गया और पीछे जिले दिल ही दिल में अपने अल्लाह से दुआ गो थी कि सब ठीक हो। जी डॉक्टर, आपने बुलाया था, सब खैरियत है ना? आहद अंदर आते डॉक्टर से मुखातिब हुआ। जी जी खैरियत है, आप बैठें, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली मैंने आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स रीड की हैं। इनकी रिपोर्ट्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर ने तहम्मुल से सारी बात बताई। क्या मतलब, कैसी कॉम्प्लिकेशंस? मैं समझा नहीं। एक्चुअली आपकी वाइफ माँ नहीं बन सकती। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, या फिर डिलीवरी के वक्त बच्चे के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। वो आहद को देखते बोली। आहद ने परेशानी से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और ठंडी सांस खारिज की। जी जी मैं समझ गया। मैं जिले की जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर का शुक्रिया अदा किए वो बाहर चला आया। सीने पर एक बोझ सा था। दिल एकदम से उदास हो गया था। आखिर औलाद की ख्वाहिश किसे नहीं होती? औलाद तो अल्लाह की नेमत होती है और ये नेमत कौन नहीं चाहता। मगर इस वक्त उसे खुद गर्जी नहीं दिखानी थी। उसे सिर्फ अपनी जिले की जिंदगी चाहिए थी। उसके लिए तो हजारों ख्वाहिशात कुर्बान। आहत, डॉक्टर ने क्या बताया, सब ठीक है ना? मैं माँ बन सकती हूँ ना? जिले ने आहत के करीब आते ही बेचैनी से पूछा और आहत के चेहरे की परेशानी देख उसके दिल में अजीब से वसवसे उठे थे। बताओ ना, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, यही कि सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। आहत ने जिले को अपने साथ लगाया और अपनी आंखें बंद की। आंख से एक आंसू निकलकर जिले के बालों में जज्ब हुआ था और आहत की बात सुन जिले का दिल पुरसुकून हो गया था। चलो घर चलते हैं, कहते पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। तुम लोग कहाँ गए थे? दोनों को घर में दाखिल होते हुए शास्ता बेगम ने पूछा। वो, हम डॉक्टर के पास गए थे, एक्चुअली जिले की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। हैं? इसे क्या हुआ? क्या कोई खुशखबरी है? उन्होंने खुश होते हुए पूछा। उनके सवाल पर जिले ने सर झुका लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस कमजोरी थी और कुछ नहीं। हाय, पता नहीं कब तुम्हारी औलाद होने की खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद ही। कैसी बातें करेंगे अम्मी, कुछ तो ख्याल करें। आहत ने माँ को समझाने की नाकाम कोशिश की। नहीं करती, अगर तुम मेरी बात मान लो तो। शास्ता बेगम ने शातराना जहन लगाया था। कौन सी बात? मैं समझा नहीं। जिले को शिद्दत से कुछ बुरा होने का एहसास हुआ था। तुम इसे छोड़कर दूसरी शादी कर लो, बस यही चाहती हूँ मैं। जिले ने आहत का हाथ पकड़ लिया और भरी आंखों से उसे देखा, जो अपनी माँ को हैरत से देख रहा था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं जिले को नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और जहां तक बात दूसरी शादी की है, वो आप अपने दिमाग से निकाल दें। उसने जिले के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में लिया और शास्ता बेगम से दो टोक बात की।
آخر ہے کیا اس میں؟ کیا جادو کیا ہوا ہے اس نے تم پر جو تمہیں اس کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں؟ ہاں، کب تک اس بانچ کے ساتھ گزارنے؟ بس بہت ہو گیا، اور میں آخری بار کہہ رہا ہوں امی، ایسے الفاظ میں ضلع کے لیے ہرگز برداشت نہیں کروں گا، اور آج کے بعد آپ میری بیوی کے بارے میں غلطی سے بھی ایسے گھٹیا الفاظوں کا استعمال مت کیجیے گا، ورنہ میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، اور کبھی بھی میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ سن رہی ہیں آپ؟ آخرکار احد کا ضبط ٹوٹا اور وہ شائستہ بیگم کی بات پر پھٹ پڑا اور ضلع کا ہاتھ تھامے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے شائستہ بیگم ششدر کھڑی تھیں۔ ثانیہ نے پرسکون ہو کر احد کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ ایسا ہم سفر تو ہر لڑکی ڈیزرو کرتی ہے، اور ضلع تو ان خوش نصیب لڑکیوں میں سے تھی جس کا شوہر اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ اور پھر ثانیہ نے افسوس کی نظر شائستہ بیگم پر ڈالی اور وہاں سے کچن میں چلی گئی۔ احد نے ضلع کا ہاتھ چھوڑا اور ایک صوفے پر جا بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ضلع بس اسے دیکھتی رہی اور آہستہ سے چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا سب ٹھیک ہے نا؟ ضلع کے سوال پر احد نے چہرہ اوپر کیے اسے دیکھا۔ اگر سب ٹھیک ہے تو باہر کچھ بولے کیوں نہیں؟ احد، کیوں ان کی بات کا سیدھا سیدھا جواب نہیں دیا تم نے؟ ضلع احد پر چیخ اٹھی۔ احد تو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ احد، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، بولو، کیوں نہیں بتایا تم نے امی کو کہ سب ٹھیک ہے؟ ہاں بتاؤ۔ احد نے اس پر سے نظر نہ ہٹائی۔ احد، ضلع اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ احد کی پوزیشن ابھی بھی وہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں تمہیں اس اذیت سے باہر نکالنا چاہتا تھا ضلع، مگر میں ہر بار ناکام ہو جاتا ہوں۔ احد نے ضلع کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور احد کے بے ترتیب آنسو آنکھوں سے گرے تھے۔ احد، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مطلب میں ماں نہیں بن سکتی؟ یعنی امی ٹھیک کہتی ہیں کہ میں بانچ؟ خاموش، اگر ایسے الفاظ تم نے اپنے لیے استعمال کیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ضلع، احد نے تھوڑا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں احد، میں تھک گئی ہوں، اب بس ہو گئی ہے میری۔ پانچ پانچ سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، کیا تمہیں کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہوئی؟ ہاں، نہیں ہوئی، اور شاید آگے ہوگی بھی نہیں، کیونکہ میں تمہارے معاملے میں کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں۔ احد نے ضلع کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اسے خود میں بھیج دیا۔ ضلع ہچکیوں سے رو دی۔ احد نے اس کی کمر سہلائی۔ ضلع صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، اور تم اتنی کمزور تو نہیں تھی۔ ہاں، اگر یوں اس ذات سے مایوس ہوگی تو یہ غلط ہے، اگر اتنا صبر کیا ہے تو تھوڑا سا اور صحیح۔ احد نے ضلع کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ زندگی تو نہ جانے کون کون سے امتحان لیتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہی فتح ہوتی ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ مما، مما کہاں ہیں آپ؟ یہ دیکھیں کون آیا ہے۔ ثانیہ جو کچن میں کھڑی کام میں مصروف تھی، اچانک سے بچوں کی آواز سن کر کچن سے باہر نکلی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون آیا؟ سامنے والے کو دیکھ ثانیہ کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ مما دیکھیں بابا آئے ہیں۔ ریحام بھاگتے ہوئے ثانیہ کے پاس آیا، جو بلال کو بس دیکھے جا رہی تھی۔ بلال چند قدم چلتے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ بلال نے شکوہ کیا۔ بلال کے کہنے کی دیر تھی کہ ثانیہ اس کے گلے لگ گئی۔ بلال نے بھی اس کے گرد حصار باندھا اور اس کے بالوں پر لب رکھے۔ میں آپ سے ناراض ہوں، اور وہ بھی بہت سارا۔ ثانیہ بلال سے الگ ہوئی۔ اب شکوہ کرنے کی باری ثانیہ کی تھی۔ اچھا چلو آ گیا ہوں نا، اب تمہاری ناراضگی بھی دور کر دوں گا، آنکھ ونک کرتے بولا تو ثانیہ نے اپنے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اٹکائی۔ ہائے میرا بیٹا آ گیا، میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ شائستہ بیگم بلال کو گلے لگاتے بولیں۔ اتنے میں احد اور ضلع بھی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم بھائی۔ احد بلال کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ ضلع نے بھی سلام کیا، جس کے بدلے میں بلال نے انتہائی ادب اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو جا کر آرام کرو، تم تھک گئے ہوگے، جاؤ شاباش جاؤ۔ ثانیہ اس کے ساتھ جی چلیں۔ ثانیہ اور بلال کمرے کی طرف چلے گئے۔ شائستہ بیگم نے احد اور ضلع کو مکمل نظر انداز کیا۔ احد خدافظ کہتے آفس چلا گیا اور ضلع نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھائے۔ بابا آپ ہمارے لیے کیا کیا لائے ہیں؟ بچے نے بیڈ پر بیٹھے بیگوں میں جھانکا تاکہ ہی تو پوچھا۔ اچھا اب جاؤ، بابا کو آرام کرنے دو، جاؤ جا کر کھیلو۔ ثانیہ نے بچوں کو ڈپٹا۔ مگر مما، مگر وگر کچھ نہیں، جاؤ، بابا تھکے ہوئے ہیں نا، چلو انہیں آرام کرنے دو۔ اچھا بچوں بعد میں آ جانا، میں بہت کچھ لایا ہوں تم لوگوں کے لیے، اوکے؟ جاؤ بچے خوش ہوتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تم میرے بچوں پر بہت غصہ کرنے لگی ہو بیگم۔ ثانیہ جو وہاں سے جانے لگی تھی، بلال نے اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کیا۔ ہاں نا، وہ بھی آپ کی طرح ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو تو اب کچھ نہیں کہہ سکتی نا، بس انہی پر غصہ نکال لیتی ہوں۔ ثانیہ نے معصوم سی وجہ بتائی، جسے سن بلال کا کہکا بلند ہوا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے بلال؟ ثانیہ نے خفگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ بلال ثانیہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے پیچھے ہوا۔ اچھا آپ چینج کر کے فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے کچھ اچھا سا بناتی ہوں، کھانا کھا کر سونا آپ، اوکے؟ جو حکم آپ کا میری پیاری زوجہ، اس کے گال کھینچتے بولا۔ مریم، مریم کہاں پر ہو یار؟ یہ دیکھو نا۔ زارون گلا پھاڑتے ہوئے مریم کو آوازیں لگا رہا تھا۔ کیا ہوا زارون، اتنا چیخ کیوں رہے ہیں آپ؟ وجی جاگ جائے گا۔ مریم آتے ہی پھٹ پڑی۔ یہ دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ مریم نے ناسمجھی سے دیکھا۔ یار یہ مجھے ڈائپر نہیں چینج کرنے دے رہی۔ زارون نے رونے والی شکل بنائی، جسے دیکھ مریم کی ہنسی چھوٹی۔
مریم نے زارون کے گال کھینچے. ہٹے میں کر دیتی ہوں. اس کے ہاتھوں سے ڈائپر لیتی مریم نے عشا کو ڈائپر چینج کروایا. اتنے میں مریم کے حصے کا کام زارون نے کیا، یعنی کھانا بنایا. یہ دیکھیں ہو گیا، بس اتنی سی بات تھی. مریم زارون کے پاس بیٹھتے بولی. ماؤں کے لیے آسان ہے مگر ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے. زارون نے مریم کے ہاتھ پر پیار دیا. تم عورتیں لاجواب ہوتی ہو، زندگی کے ہر معاملے میں بہادر ہوتی ہو، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی مشکل یوں چٹکیوں میں حل کر لیتی ہو. خود اذیت میں رہ کر دوسروں کو خوش کرنے میں لگی رہتی ہو اور اپنا آپ بھلا دیتی ہو. زارون آپ کو کیا ہوا؟ ایک ڈائپر ہی تو چینج کیا ہے، آپ تو ایموشنل ہی ہو گئے. مریم نے زارون کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا. بس یوں ہی مریم، میں جب ضلع بھابھی کے بارے میں سوچتا ہوں تو ان کے صبر کو دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے عزت اور بھی بڑھ جاتی ہے. ایسے ان جیسی صبر والی لڑکی نہیں دیکھی. مگر ہوا کیا؟ یہ سب خیریت ہے نا؟ احد بھائی سے بات ہوئی ہوگی ہے نا؟ انہوں نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتائیں ورنہ اتنا پریشان نہ ہوتے آپ. مریم نے فکر مندی سے پوچھا. ہاں، احد کا فون آیا تھا. وہ اور ضلع بھابھی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے. اور کیا؟ صاف صاف بتائیں. زانون یوں گھما گھما کر بات نہ کرے. ضلع کا ماں بننا مشکل ہے اور احد کی مام نے دوسری شادی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر وہ بضد ہے کہ جو مرضی ہو جائے وہ ضلع کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں. اوہ میرے خدایا، ضلع پر کیا بیت رہی ہوگی. مریم منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوئی. تم فکر نہ کرو، اس کے ساتھ احد ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا اور اللہ کی ذات انہیں ان کے صبر کا پھل ضرور دے گا انشاءاللہ. دونوں یک زبان بولے. بلال کو آئے کافی دن ہو گئے تھے. شائستہ بیگم اور احد اور ضلع کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھیں. اب تو ضلع بھی پرسکون تھی. ہر وقت کچن میں کوئی نہ کوئی نئی ریسپی ٹرائی کرتی رہتی. ضلع، ثانیہ نے اندر آتے ہوئے ضلع کو مخاطب کیا. آج کیا بنا رہی ہو؟ میں آج بریانی کا سوچ رہی تھی، اگر آپ کہتی ہیں تو میں بھائی کی مرضی کا کچھ بنا لیتی ہوں. ضلع نے مسکراتے ہوئے پوچھا. نہیں یہ ٹھیک ہے، میری بہن ویسے بھی کام کر کے تھک جاتی ہے. اگر کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا. اوکے. اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے بولی. جی ضرور، آپ آرام کر لیں. ثانیہ وہاں سے چلی گئی اور ضلع پھر سے کام میں لگ گئی. ثانیہ کی آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی. ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، اور یہ سن جہاں شائستہ بیگم خوش تھی وہیں پر ضلع خوش اور پریشان تھی. پھر سے اس کو ماں نہ بننے کے تانے سننے پڑیں گے. احد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اسمائل پاس کی تو ضلع بھی مسکرائی. کھڑی کیا ہو؟ کچھ میٹھا بنا کر لاؤ، اتنی بڑی خوشخبری ہے. وہیں جم کر کھڑی ہو گئی ہو. شائستہ بیگم ضلع سے کہتے ہوئے اس کے پاس آئیں. جی میں بنا کر لاتی ہوں. ضلع کچن کی جانب چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں سب نے کھیر سے منہ میٹھا کیا تھا. ضلع یہاں میرے پاس بیٹھو. ثانیہ نے ضلع کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے پاس بٹھایا. جی تم اداس ہو؟ ثانیہ نے تفتیشی نظروں سے دیکھا. نہیں تو میں کیوں اداس ہوں گی بھلا، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں. بہت. ضلع نے ثانیہ کو زور سے ہگ کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جلد اس خوشی سے نوازے. آمین سم آمین کہتے اس کے ماتھے پر پیار کیا. جی انشاءاللہ. واہ بھائی مزہ آ گیا یہ خبر سن کر تو. بہت بہت مبارک ہو تمہیں. شائستہ بیگم کی سہیلی نے انہیں مبارکباد دی. ہاں بھائی خوشی کی بات تو ہے. اتنے میں ضلع چائے بسکٹ کا ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تو شائستہ بیگم کی سہیلی کی نظر ضلع پر پڑی. السلام علیکم آنٹی. سلام کرتے چائے سرو کی. یہ احد کی بیوی ہے نا؟ ضلع نے نظر بھر کر انہیں دیکھا. ہاں یہی ہے. شائستہ بیگم نے منہ کے زاویے بگاڑے. ان کی طرف سے اب تک کوئی خوشخبری نہیں ملی کیا؟ ضلع کے دل میں ٹیس اٹھی تھی. اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں. نہ بھائی نہ، ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ محترمہ ماں نہیں بن سکتی. شائستہ بیگم نے ایک نگاہ ضلع پر ڈالی جو انہی کو دیکھ رہی تھی. پھر ان کی نگاہ ضلع کے ہاتھ پر گئی جو اس نے ایک دوسرے میں پیوست کر رکھے تھے. یہ ضبط کی انتہا تھی. یعنی یہ بانجھ ہے؟ وہ عورت منہ پر ہاتھ رکھے بولی تھی. خدا کے قہر سے ڈریں آپ لوگ. ایسے الفاظ منہ سے نکالتے خوف نہیں آتا آپ کو؟ دونوں نے ہونکوں کی طرح ضلع کو دیکھا جو باقاعدہ کانپ رہی تھی. یہ سارا نظام تو اللہ کی قدرت کا ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے. کتنے ہی جوڑے ایسے ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہوتی ہے مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتے ہیں. اگر اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھنا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے. اس میں میں بھلا کیا کر سکتی ہوں بتائیں؟ آپ بھی تو عورت ہیں. اگر آپ کے پاس اولاد جیسی نعمت ہے تو اس کی کن سے ہے. میرے پاس نہیں تو بھی میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی. شائستہ بیگم کی سہیلی نظریں جھکا گئی. ضلع کی اتنی بلند آواز سن کر ثانیہ بھی لاؤنج میں آ گئی. بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے بی بی. آج کل کے دور میں کیا چیز مشکل ہے ہاں؟ ضلع کی بات پر شائستہ بیگم کی سہیلی کو ندامت ہوئی مگر شائستہ بیگم ٹس سے مس نہ ہوئی. میں آپ سے مزید بحث نہیں کر سکتی. میرے اندر کی سکت اب ختم ہو گئی ہے. ضلع اتنا کہتے وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی. ویسے تمہاری بہو سچی تو کہہ رہی ہے. اولاد ہونا یا پھر نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ وقت سے پہلے سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے اور ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا کہتے وہ چلی گئی. مگر شائستہ بیگم اسی پوزیشن میں کھڑی رہی. یا اللہ میں تھک گئی ہوں. آخر میرے نصیب سے یہ آزمائشیں ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ ضلع جائے نماز پر بیٹھی اپنے نصیب پر آنسو بہا رہی تھی اور کہیں نہ کہیں شکوہ بھی.
दिन ब दिन मेरे अंदर का सब्र जवाब दे रहा है। ये सब्र मुझे अज़ियत दे रहा है। मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही हूँ। सबकी बातें सुन-सुन कर मेरा दिल फटने को है। मेरा ज़ब्त जवाब दे गया है। अब मेरा खुदाया तो तू सब देख रहा है। ये तेरे बंदे मुझे अज़ियत देते हैं। अपने अल्फ़ाज़ों से वो सिसकियों से रो दी। ज़िले का सर सज्जे में गिरा था। वो आवाज़ के साथ रो रही थी। क्या औलाद होना या फिर ना होना औरत के हाथ में है, तो फिर लोग क्यों उसे हर वक़्त उसकी महरूमी का एहसास उसे दिलाते हैं? किस किताब में लिखा है कि जिस औरत की औलाद ना हो, उसे यूँ ज़िल्लत और फिर एहसास महरूमी का निशाना बनाया जाए। या अल्लाह मेरा हर मामला तेरे हाथों में है। मेरा नसीब तू बदलने पर कादिर है। या अल्लाह मेरे नसीब से मेरी तमाम तर आज़माइशों को ख़त्म कर दे। मेरा सब्र ख़त्म हो गया है। अब कमरे में ज़िले की सिसकियाँ गूंज रही थीं। वो अभी भी उसी पोज़ीशन में थी। ये दुनिया मकाफ़ात अमल है। किसी का सब्र ज़ाया नहीं जाता। आहद आज जल्दी घर लौटा था। आज उसके चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट थी और सबको सलाम दुआ करते सीधा ऊपर अपने कमरे में गया। सामने ही ज़िले कबर्ड में घुसी हुई ना जाने क्या कर रही थी। आहद ने ज़िले को पीछे से अपने हिसार में लिया। उसने चौंक कर आहद को देखा। आपने तो डरा दिया मुझे, खफगी से बोली। आहद ने अपना हिसार और भी मजबूत किया और ज़िले की गाल से गाल मस की। तुम हर बात पर ही डर जाती हो मेरी जान। अब आहद ने ज़िले के कंधे पर थोड़ी जमाई। उसका चेहरा ज़िले की जानिब था। मैं हर बात पर नहीं डरती आहद, बस तुम्हें खोने से डरती हूँ। ज़िले ने आहद को देखा जो उसे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था और फिर ज़िले को अपने मुकाबिल करते उसकी आंखों पर प्यार दिया। इस डर को अपने दिल से निकाल दो मेरी जान। तुम्हारा आहद तुम्हारा है और कोई उसे तुमसे दूर नहीं कर सकता। जब तक वो जिंदा है तब तक। ज़िले ने आहद को घूंसा मारा और वो कराह उठा। आहद अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अच्छा मेरी जान दिल कहते उसे अपने साथ लगाया और ज़िले ने भी उसके गिर्द हिसार बनाया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ आहद जो आप मेरे हमसफ़र हो और मैं तो तुमसे भी ज़्यादा खुद को खुश नसीब समझता हूँ जो तुम मेरी बीवी की हैसियत से मेरे सामने हो। उसके बालों पर लब रखे। ये सब छोड़ो और तुम घर जाओ। ज़िले को कहीं बाहर घुमा लाओ और इस तरह उसका स्ट्रेस कम होगा। ज़ारून ने आहद के हाथों से फाइल लेकर साइड पर रखी। हाँ मगर ज़िले शायद ना जाए। आहद ने महज सूते जवाब दिया। ओ जा जाकर कह बेगम आज हम बाहर घूमने जाएंगे। देखना ये सुनते ही कितना खुश हो जाएगी वो। क्या है ना यार, बीवियों को सिर्फ हमारी अटेंशन चाहिए होती है। ज़ारून ने पुरखुलूस अंदाज में समझाया। ठीक है। आहद मुस्कुराते बोला। ठीक नहीं, मेरे सामने इन्हें इन्फॉर्म कर ताकि तेरे जाने तक वो तैयार रहे। फोन उठाकर आहद के हाथ में थमाया और सामने चेयर पर बैठ गया। फोन एक दो बैल पर ही उठा लिया गया था। जी आहद कहें, इस वक्त क्यों कॉल की? जिले की आवाज पर आहद की मुस्कुराहट गहरी हुई जिसे जारून ने दिलचस्पी से देखा। आहद बोले भी। जिले की आवाज दोबारा उभरी तो आहद सीधा हो बैठा। हम आज कहीं बाहर चले जिले? हमें कुछ वक्त एक साथ अकेले में मिल जाएगा। वैसे भी काफी वक्त हो गया यूं बाहर कहीं एक साथ गए हुए। आहद ने पुरखलूस अंदाज में कहा। हाँ क्यों नहीं, जिले खुश होते बोली। तो ठीक है तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके। आई लव यू मेरी जान कहते जिले नाम पर प्यार किया। बाय। जिले ने मुस्कुराकर फोन रख दिया था। बंदा कोई लिहाज ही कर लेता है, ज़ारून ने शरारत से कहा तो आहद सीधा हो बैठा और गर्दन तिरछी करके उसे देखा। इसमें लिहाज कैसा? बीवी है मेरी, जब चाहूं जहां पर चाहूं उससे इस तरह से बात कर सकता हूं। अगर इतनी शर्म आ रही थी तो बाहर चले जाते बेशरम, कहते हुए मुस्कुराया। अच्छा अब ये सब छोड़ो और निकलने की तैयारी करो। आहद को खींच के खड़ा किया। फोन डिस्कनेक्ट करते ही उसे गोद में रखे मुस्कुराई जा रही थी और फिर जल्दी से कबर्ड के पास गई और उसे खोला और सामने ही ब्लैक कलर में साड़ी को देखा तो मुस्कुराहट गहरी हुई। तो जिले कबर्ड को ऐसा ही छोड़े वापस बेड पर आ बैठी और आहद को कॉल की जो एक ही रिंग पर उठा ली गई। जी मेरी जान, क्यों कॉल की आपने? आहद ने मसरूफ अंदाज में पूछा। वो इस वक्त अपने इर्द गिर्द की फाइल समेट रहा था। वो मुझे पूछना था कि मैं क्या साड़ी पहन लूं। उसके बताने पर आहद मुस्कुराते कुर्सी पर बैठ गया। पहन लो साड़ी, मगर ये तो जुल्म होगा खुद पर, आहद ने मैंने खीसी लहजे में कहा। आहद कुछ तो ख्याल करें, ऑफिस में हैं आप। जिले ने आहत को शर्म दिलाने की कोशिश की। नहीं, मैं अकेला हूँ ऑफिस में, डोंट वरी। अच्छा सुने, लब काटते बोली। जी मेरी जान मैं सुन रहा हूँ, तहम्मुल से पूछा। वो साड़ी का प्लान रहने देती हूँ। जिले की बात पर आहत का कहका फिजा में बुलंद हुआ। आहत हंस क्यों रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, जो तुम्हें ठीक लगे वही पहनो। ओके, अच्छे से तैयार होना जिले। और जानती हो मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बाय कहते कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जिले ने मुस्कुराती नजरों से फोन को देखा और फिर ऐसे ही मुस्कुराते हुए जिले ने कबर्ड से लॉन्ग ब्लू रंग का फ्रॉक निकाला और उसे लिए चेंजिंग रूम में चली गई और बाहर आकर बालों को हेयर ड्रायर से खुश्क किया और फिर बालों को खुला छोड़ दिया। गोल्डन और सिल्वर मिक्स इयररिंग्स पहनी और हल्की सी बारीक चेन गले में पहन ली। उसकी स्प्रिंग ग्रीन आंखों पर पहले से ज्यादा चमक थी। जिले ने पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी और अब तैयार हुए लाउंज में आई थी जहां शायस्ता बेगम सोफे पर विराजमान थी। जिले को तैयार देख ठटकी। अरे जिले कहीं जा रही हो? सानिया ने किचन से निकलते तैयार खड़ी जिले को देखते पूछा। जी, वो आहद ने कहा है कि मैं तैयार हूँ, आज हम कहीं बाहर चलेंगे। तो बस मैं तैयार हो गई मगर उनके आने में तो वक़्त है। अभी कहते-कहते अपनी जल्दी पर मुँह बनाया। अरे कोई बात नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। सानिया, जाओ तुम ऊपर और जाकर आराम करो।
तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट का बोला है, शास्ता बेगम सानिया से बोली, और सानिया हामी में सर हिलाते ऊपर चली गई। शास्ता बेगम चलकर जिले के पास आई। तुम्हारी कहाँ की तैयारी है? जिले को सरता पैर देखते पूछा। वो आहत ने तैयार होने को कहा, इसलिए जिले ने मुस्कुराते जवाब दिया। ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम अपनी अम्मी की तरफ जा रही हो। वैसे अफसोस है मुझे तुम पर जिले। जिले ने चौंक कर देखा। माँ घर पर बीमार पड़ी है और तुम्हें सैर सपाटों की पड़ी है। तौबा तौबा, कैसा जमाना है। कानों को हाथ लगाते बोली, क्या मतलब, क्या हुआ अम्मी को? जिले ने परेशान होते पूछा। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी का फोन आया था कि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। क्या? जिले शॉक्ड हुई। तुम्हें वहां जाना चाहिए मेरे ख्याल से। शाहसा बेगम ने अपना पत्ता फेंका, मगर आहत जिले उलझ सी गई थी। आहत का इंतजार करें या अम्मी की तरफ जाए? आहत को मैं बता दूंगी, तुम जाओ, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। जिले जाओ। जिले के कंधे पर हाथ रखते झूठी हमदर्दी जताई। जिले कुछ लम्हे सोचती रही और फिर अपने कमरे से चादर लिए बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे शास्ता बेगम शैतानी मुस्कुराहट लिए सोफे पर विराजमान हो गई। अब आएगा मजा। जिले के जाने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद आहत और बिलाल घर पहुंचे थे। बिलाल शास्ता बेगम को सलाम किए ऊपर अपने कमरे में चला गया और आहत ने भी शास्ता बेगम को सलाम किया। आहत, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शास्ता बेगम के कहते ही आहत उनके साथ बैठ गया। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। उनकी जानिब चेहरा किए पूछा। तुमने जिले को अकेला भेजकर अच्छा नहीं किया। आजकल के हालात अच्छे नहीं है बेटे। शास्ता बेगम ने झूठी फिक्रमंदी दिखाई। जी मैं समझा नहीं। आहत ने नासमझी से देखा। वो जिले अपनी अम्मी की तरफ गई है। क्यों? उसने तुम्हें बताया नहीं? शास्ता बेगम अनजान बनते बोली। नहीं, ऐसा नहीं है। जिले की हमायत पर शास्ता बेगम के तासरात सख्त हुए, मगर बड़ी ही महारत से छुपा गईं। आहत ने अपने कमरे की जानिब देखा और उठ खड़ा हुआ। मैं आता हूँ, कहते बाहर की जानिब बढ़ा और पीछे शास्ता बेगम होने वाले तमाशे का सोचने लगी। वो अपने बेटे को अच्छे तरीके से जानती थी कि कब किस बात पर वो बिगड़ता है। आहत गुस्से से लाल होते गाड़ी में बैठा और जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। अगर आंटी बीमार थी तो मुझे बताती, यूं मुझे डिसपॉइंट करने का करके जाने की क्या जरूरत थी? जिले गुस्से से गाड़ी टर्न की और अब उसने जिले की अम्मी के घर की राह ली थी। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? कहते अम्मी के कमरे में गई, मगर वो वहां पर भी नहीं थी। अम्मी कहाँ पर हैं आप? जी अम्मी की जान, क्या हुआ और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जिले फिक्रमंदी से पूछा। अम्मी आप ठीक है ना? कहाँ चोट लगी आपको? जिले अपनी अम्मी को गले में ली और उसके बाद उनके कंधों को थामे इन्हें सरता पैर देखते पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? और चोट? तुम्हें किसने कहा कि मुझे चोट लगी है? उनकी बात पर जिले सोच में पड़ गई। वो कुछ नहीं, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कहते जिले को प्यार किया। जिले, आह जिले को आवाज देते अंदर दाखिल हुआ और आहत की आवाज पर जिले और उसकी अम्मी ने बैग वक्त दरवाजे की जानिब देखा। आहत के तासरात कुछ ठीक नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं और तबीयत कैसी है आपकी? आहत जिले को नजरअंदाज किए अपनी सास से मुखातिब हुआ। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? जी मैं भी ठीक, बस जिले को लेने आया था। एक नज़र जिले को देखा जो उसे ही देख रही थी। चलें जिले, मुझे वापस जाकर ऑफिस का काम भी करना है, कहते बाहर की जानिब बढ़ाया। अरे बेटे रुको तो सही, खाना खाकर जाना तुम दोनों। आहत को जाता देख शफकत और प्यार से बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। चलें जिले, कहते बाहर की जानिब चला गया। जिले भी बिना देर किए उसके पीछे लपकी। आहत, वो मैं। जिले कुछ मजीद बोलती। आहत चीखा, हाँ तुम क्या यहाँ पर हो और मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था? हाँ, ये सोच कर के आज मैं अपनी बीवी के साथ कुछ पल सुकून के गुजारूंगा, मगर जिले यू नो व्हाट, तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं कभी सुकून में रहूं। आहत, तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? और मैं तो बिल्कुल तैयार थी। अम्मी बीमार थी तो इन्हें देखने आ गई। अच्छा, दांत पीसते बोला। मुझे तो वो बिल्कुल हशाश पशाश दिख रही थी और अब वो हाथों को सीने पर बांधे खड़ा था। मैं झूठ नहीं बोल रही आहत, यकीन करो अम्मी बीमार थी, तभी इन्हें यहाँ देखने आई थी मैं। जिले ने आगे बढ़कर आहत का हाथ थामा। मुझे तो वो कहीं से बीमार नहीं लगी, कहते थोड़ा सा आगे की जानिब झुका। चलो मान लेते हैं वो बीमार थी, तो तुम्हें मेरे आने का इंतजार करना चाहिए था जिले। अगर इस काबिल नहीं समझती थी तो कम से कम इन्फॉर्म ही कर देती मुझे। आहत ने उसकी आंखों में देखते शिकवा किया और आहत के रवैये की वजह से जिले की आंखों से आंसू बेतरतीब बह रहे थे। अब चलो घर। आहत गाड़ी में जा बैठा। पीछे जिले अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी थी। चलना है या नहीं? दांत पीसे उसके कहते ही जिले गाड़ी में जा बैठी। सारा रास्ता खामोशी में कटा था। आहत ने कोई बात नहीं की थी और जिले रोने में लगी थी। आज घर पहुंचते ही ऊपर अपने कमरे में जा चुका था और जिले ने एक खफासी निगाह शास्ता बेगम पर डाली, जो काफी हद तक पुरसकून दिख रही थी। मुझे देखने में वक्त जाया मत करो, जाओ उसके पीछे, कहते एक स्माइल पास की। जिले इन्हें नजरअंदाज किए ऊपर चली गई और कमरे का दरवाजा खोला तो सामने ही आहत चेंज करके बाथरूम से निकला। एक नजर जिले पर डालकर बिस्तर की जानिब चला गया। आहत, मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी सफाई तो पेश करने का मौका दो प्लीज, कहते उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। आहत इस लम्हे बेड की एक जानिब बैठा था। जिले, तुम जानती हो कि मैं आजकल कितना बिजी रहता हूँ। इस बिजी लाइफ में तुम्हारे लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल है। फिर भी सब छोड़ छाड़ कर मैं आज तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना चाहता था, मगर तुमने सब खराब कर दिया। सर झटका। आई एम सॉरी आहत। जिले सर झुकाए रो दी। तुम मुझसे बेजार होने लगी हो? आहत के सवाल पर चेहरा ऊपर किए उसे देखा। नहीं आहत, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तैयार थी, मगर
मगर आंटी ने कहा कि अम्मी सीढ़ियों से गिरी हैं, इसलिए उफ जिले, आई नो कि मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती, मगर उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम सारा ब्लेम उन पर डाल दो। आहद ने उंगली दिखाते वार्न किया। जिले चुप सी हो गई। अच्छा, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ख्याल रखूंगी। प्लीज आहद, इस तरह नाराज मत हो प्लीज, कहते उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा। लिसन जिले, मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ और मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोलूं, इसलिए अभी के लिए जितना हो सके मुझसे दूर रहो, कहते उठते हुए अपनी जगह बेड की दूसरी जानिब बनाते बिस्तर पर आंखें मूंदे लेट गया। जिले आवाज के साथ रो दी और आहत ने आंखें सख्ती से मींच ली। लाइट्स ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। जिले ने एक नजर आहत की पुष्ट पर डाली और लाइट्स ऑफ किए आहत के पीछे जगह बनाते लेट गई। उसकी करवट आहत की पुष्ट की जानिब थी। आहत, आई एम सॉरी, मुझसे चाहे तो लड़ लो, झगड़ लो, चीख लो मुझ पर, मगर प्लीज यूं नाराज मत हो, जिले रोते हुए बोली। और आहत खामोशी से उसे सुन रहा था। उसके अल्फाजों में मौजूद तड़प को महसूस कर सकता था। तो वो कौन सा पुरसुकून था। ये खामोशी तो खुद को कुछ भी बुरा कहने से रोकने के लिए थी। प्लीज, कहते सिसकियों के साथ, प्लीज आहत, मेरा दिल फट जाएगा। आहत ने सांस रोके खार्ज की और जिले की जानिब करवट बदलते उसे खुद में भेज लिया और उसकी कमर सहलाई। जिले ने भी आहत के गिर्द हिसार बांधा और वो भी शिद्दत से रो रही थी। इट्स ओके, मगर सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं गुस्से में ना जाने क्या बोलता रहा। आई एम सॉरी जिले। उसके बालों पर लब रखे और आंखें मूंद गया। थोड़ी ही वक्त में जिले नींद की वादियों में गुम हो गई थी और वो अब पुरसुकून थी अपने महरम के हिसार में। आहत ने मुस्कुराकर जिले के चेहरे को देखा और वो भी सो गया। सुबह उठते ही जिले ने आहत के साथ तहज्जुद पढ़ी और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अब वो किचन में मौजूद थी। आहत भी ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार था। नीचे आकर अपनी अम्मी, भाभी, रिहाम और असद और फिर बिलाल को सलाम दिया और फिर जिले को आवाज दी, जो किचन से आते हुए आहत के पास चेयर पर बैठ गई और आहत को मुस्कुराते देखा। शास्ता बेगम तो आहत और जिले को इतना पुरसुकून देख जलबुझ सी गई थी। यानी आग लगाने का भी कोई फायदा नहीं। चले भाई चले, कहते उठ खड़ा हुआ और बाहर की जानिब चल पड़ा। बिलाल भी उसकी हमरा हुआ था और पीछे से सानिया ने बच्चों को ड्राइवर के साथ स्कूल भेज दिया और खुद कमरे में आराम करने के लिए चली गई। और अब डाइनिंग टेबल पर शास्ता बेगम और जिले रह गए थे। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा भूत इतनी आसानी से आहत के सर से नहीं उतरेगा। जिले ने एक मुस्कुराती नजर उन पर डालकर फिर से खाने में मसरूफ हो गई। ये एटीट्यूड किसे दिखा रही हो जिले बीबी? वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें आहत की जिंदगी से उठाकर बाहर करूंगी और उसे तुमसे इतना बदगुमान करूंगी कि आप जो मर्जी कर लें, मगर आहत को मुझसे बदगुमान नहीं कर सकती। जिले, जो कब से शास्ता बेगम की बातें सुन रही थी, उनकी बात काटते बोल पड़ी। इसलिए ये घटिया मुंसूबे बनाना बंद करें। आपकी उम्र अल्लाह अल्लाह करने की है, ना कि ये सब करने की, कहते उठकर बर्तन समेटने लगी और शास्ता बेगम को तो मानो चुप ही लग गई। जिले बर्तन समेटते किचन में चली गई। जिले को यूं पुरस्कुन देख शास्ता बेगम ने ठान लिया था कि अब इन्हें आहत से डंके की चोट पर बात करनी होगी। अब तो उन्होंने लड़की भी देखना शुरू कर दी थी। ये यूं कहना ठीक रहेगा कि पहले ही देख रखी थी, बस उसे अब आहत की जिंदगी और अपने घर में लाना बाकी था, जो वो अब हर हाल में करने वाली थी। फोन उठाए, किसी का नंबर तलाश किया और नंबर मिल जाने पर शैतानी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। हेलो, कौन बात कर रहा है? फोन उठाने वाले की मसरूफियत से भरी आवाज उभरी। मैं शास्ता गिलानी बात कर रही हूँ। मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल गई? शास्ता बेगम के कहते ही सुनने वाले के हाथ रुके थे। ओह, आपको कैसे भूल सकती हूँ? पीछे कुर्सी से सर टिकाए बोली। बताएं, कैसे कॉल की? जरा तफ्तीशी अंदाज से पूछा। आहत के मुतालिक बात करनी थी तुमसे। निताशा, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और क्या, ये आहत के मुतालिक ही कह रही है ना? आपके कहे के मुताबिक अपनी बीवी का मजनू, सरफिरा, सो कॉल्ड आशिक, है ना? किसी बिल्ली के ख्वाब के छिछड़े दिखा रही हैं आप। आजकल की तो बिल्लियों के भी मयार बुलंद हैं। ख्वाबों में छिछड़े नहीं, पूरा का पूरा लेग पीस देखती हैं। और मेरा भी कुछ ऐसा ही मयार है, जैसे एक दफा अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया, मतलब निकाल दिया। कहते फोन डिस्कनेक्ट करने लगी कि शास्ता बेगम की बात पर उसके हाथ थमे और सामने वाली की बात मुकम्मल होते ही निताशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। ऐसी मुस्कुराहट जो अनकरीब जिले और आहत की जिंदगी में तूफान बर्पा करने वाली थी। जिले और सानिया किचन में मौजूद दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ थीं। सानिया की प्रेगनेंसी को 5वां मंथ था। डॉक्टर ने उसे मुसलसल रेस्ट का बोला था, मगर मजाल जो वो अमल करे। इतने में इन्हें बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। जिले सिंक पर हाथ धोते किचन से बाहर आई। मुझे लगता है आहत आ गए हैं, खुश होते सानिया को बताया। अच्छा जाओ देखो, कहते सानिया काम पर लग गई, मगर जिले के सामने कोई लड़की आते दिखाई दी, जिसे शायद उसने आज पहले कभी नहीं देखा था। हाय, निताशा ने हाथ बढ़ाया। जिले ने हाथ थाम लिया। जी आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जिले पुरसोच निगाहें उस पर डालते गोया हुई। हाँ, तुम मुझे नहीं जानती। एक्चुअली मैं आहत की बहुत पुरानी बिजनेस पार्टनर हूँ और काफी लंबे गैप के बाद हम फिर से एक प्रोजेक्ट साथ में करने वाले हैं, निताशा ने तफसीली बताया। ओह, एक्चुअली आपके आने का आहत ने बताया नहीं। हाँ, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि मैं आज यहाँ आऊंगी। ओह, तो तुम दोनों मिल लिए? आहत निताशा के पास आते रुका। इसी लम्हे जिले की नजर आहत की जानिब उठी थी। हाँ, मैं मिल ली। वैसे तुम हो कौन, ये तो पूछना ही भूल गई। वैसे कौन हो तुम? निताशा
ज़िले को मुखातिब करते बोली, मीट माय वाइफ ज़िले अहद मुस्तफ़ा। उसकी आंखों में चमक थी, आवाज में सुकून था, चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। निताशा तो बस देखती रह गई थी। ज़िले अहद ने ज़िले के करीब खड़े होते उसके कंधे पर हाथ रखते निताशा का तारुफ करवाया। ये निताशा है, मेरी पुरानी बिजनेस पार्टनर, और आज से हम एक साथ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ज़िले बस मुस्कुरा ही सकी, ना जाने उसके दिल में क्यों अजीब सा कुछ बुरा होने का खदशा था। ओह! निताशा, तुम इतने अरसे बाद? शास्ता बेगम अनजान बनते उसके गले लगी। जी आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? जी बस काम के सिलसिले में यहाँ आई थी, कहते स्माइल पास कराई। ठीक है, तो मैं नमाज़ पढ़कर सोने लगी हूँ, कुछ खा पी कर जाना। ठीक है, कहते वहाँ से चली गई। तो ज़िले, तुम चाय पानी डाइनिंग रूम में ले आओ। चलो, नाश्ता तब तक। निताशा, तब तक हम वहाँ बैठकर कुछ काम डिस्कस कर लेते हैं, कहते वहाँ से दोनों चले गए। पीछे से ज़िले ने इन्हें एक साथ जाता देखती रही। उफ ज़िले, तुम भी क्या सोचती रहती हो? कहते सर पर चिप लगाई और किचन में चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो चाय लिए ड्राइंग रूम में आई तो दोनों खुशगपियों में मसरूफ थे। एक नज़र दोनों पर डालकर चाय टेबल पर रख दी। इसी लम्हे आहत की नज़र ज़िले पर गई, जो उसे नाराज़ नज़रों से देख रही थी, मेरा मतलब जलन से देख रही थी। अरे ज़िले, तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ हमारे साथ बैठो। निताशा ने ज़िले को देख उसे अपने साथ बैठने की ऑफ़र की, जो वहाँ से जाने की तैयारियों में थी, और ज़िले आहत पर एक नज़र डालकर सिंगल सोफे पर बैठ गई। ज़िले तो बस दोनों की बातें सुनती रही, और बार-बार उसकी नज़र निताशा के हाथों पर जा रही थी, जो वो हँसते हुए बार-बार आहत के हाथ पर रख रही थी। वो देख आहत पर गुस्से के साथ-साथ उसे रोना भी आ रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मैं आती हूँ, कहते वहाँ से चली गई, और आहत की नज़रों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया। ज़िले किचन में आते आंसुओं को बहने से रोकने में लगी थी कि उसे सामने प्याज नज़र आए, तो इन्हें काटने में लग पड़ी और आंसू बेतरतीब बहने लगे। क्या हो गया है तुम्हें ज़िले? इसमें रोने वाली क्या बात है? भला वो उसकी जस्ट पार्टनर है, तुम तो उसकी बीवी हो, और उसकी जान भी। तो ज़िले ने खुद को डिपटा, मगर पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा इनका इसके साथ यूँ बैठना। उसकी अकेले में की जाने वाली शिकायतें सुनकर आहत की मुस्कुराहट गहरी हुई। ज़िले की नज़र प्यासों पर पड़ी। इतने तो तुम भी कड़वे नहीं हो जितना इनका रवैया दिन ब दिन कड़वा होता जा रहा है। कभी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, तो कभी यूं इग्नोर करने लगते हैं। आहद ने उसकी पुश्त को देखा, इतने में निताशा उसके साथ आकर खड़ी हुई। तो मैं चलती हूँ ज़िले। निताशा की आवाज़ सुन जल्दी से आंसू साफ किए मुड़ी, तो अपने ऐन पीछे खड़े आहद को देख चौंकी थी। ज़िले, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कहते उसके गले लगी। हाँ, मुझे भी, ज़बरदस्ती की मुस्कुराई। तो तुम मुझे ड्रॉप कर दो। ज़िले से अलग होते आहत के सामने आते बोली। ज़िले ने एक नज़र निताशा की पुश्त पर डाली। देखना ऐसा था कि आहत तुम्हारा नौकर है जो तुम्हें ड्रॉप करे? तो उसके ऐसे घूरने पर आहत ने मुस्कुराहट छुपाई। हाँ ठीक है, आहत के कहते निताशा बाहर को चली गई, और आहत अभी मुड़ता के ज़िले ने उसे कोहनी से पकड़ा और उसके सामने आई। ड्राइवर को भेजना, खुद मत जाना, लहजे में मान लिए बोली। आहत बिना जवाब दिए चला गया। ज़िले उसके आने का इंतजार करने लगी। मायूसी से दरवाजे को देखा तो अचानक से आंखों में चमक के साथ साथ सफेद मोती भी चमके थे। आहत सामने से आता उसके करीब रुका और उसे गहरी नजरों से देखा। आहत ने एक हाथ उसकी गाल पर रखे उसके माथे पर बोसा दिया। इतनी इनसिक्योर मत हुआ करो मेरी जान, अगर तुम ना भी कहती तो मैं तब भी उसे ड्रॉप करने ना जाता, कहते साथ उसकी नाक दबाई। आफ्टर ऑल ये मेरी बीवी का हुक्म था, और आपका हुक्म सर आंखों पर, कहते उसे अपने साथ लगाया और अंदर की जानिब बढ़ गया। निताशा का आना-जाना घर पर रोज़ का मामूल बन गया था, और ज़िले को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। और तो और शाइस्ता बेगम का रवैया निताशा के साथ बहुत ही हमदर्दाना था। पुरखलूस जिसे देख ज़िले को काफ़ी दुःख होता था, मगर कहती किसी से नहीं थी। मगर आज उसके आने के अमकान नहीं लग रहे थे। तभी उसे वो दरवाज़े से आती निताशा दिखी थी, और ज़िले की मुस्कुराहट गुम-सी हो गई थी। लेकिन आज उसके साथ कोई और भी था। हाय कैसी हो? कहते ज़िले को गले लगाया। पास में खड़े शख्स की नज़रें वो खुद पर अच्छे से महसूस कर पा रही थी, जो उसे सर-ता-पैर ताड़ने में लगा था। इससे मिलो, ये मेरा भाई है सैफ। निताशा ने जिले की नजर सैफ पर महसूस करते तारुफ करवाया। ओह अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जिले ने सलाम में पहल की, मगर लहजा नरम ना था, काफी रूखापन था, जैसे औरत का गैर महरम से गुफ्तगू करते हुए होना चाहिए, और पाक औरत वो है जो परहेजगार हो। निताशा ने नागवारी से देखा जिले अंदर लाउंज में जा चुकी थी। ये कैसी मेहमान नवाजी है, मेहमान को ट्रीट ऐसे किया जाता है? सैफ अपनी बहन से बोला, जो मुंह के साविये बिगाड़ने में मसरूफ थी। हाँ शायद, चलो अंदर चलते हैं, कहते दोनों एक साथ लाउंज में दाखिल हुए। निताशा ने शास्ता बेगम, बिलाल, सानिया, आहत को सलाम दुआ किया और सैफ का उनसे तारुफ करवाया। सैफ की नजरें बार बार जिले पर जाकर ठहर जाती और एक खबासत सी मुस्कुराहट होंठों पर होती। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, जिले कहते साथ किचन में चली गई, और वो काफी हद तक अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। आहद ने जिले के चेहरे के तासरात देखे थे, इससे पहले वो उठता शास्ता बेगम ने उसे बातों में उलझा लिया। ओह मेरे खुदाया, ये नजरें इतनी अजीब क्यों हैं? सोचते चाय चूल्हे पर चढ़ा दी। इतने में उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, तो जिले ने पीछे मुड़ कर देखा, तो सैफ को इतना करीब झुका देख अपनी चीख दबाने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया, और फटी फटी नजरों से उसे देखने लगी। अरे आप तो डर गई। सैफ मुस्कुराते साइड पे हो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
डर में भी अपनी आवाज़ सख्त रखी। मैं घर देख रहा था तो देखते कि मैं यहाँ आ पहुँचा। उसने ज़िले को एक साथ स्कैन किया। ज़िले ने नागवारियत से मुँह बनाया। आप जाएँ यहाँ से, मैं चाय बनाकर बस ला रही हूँ। कहते अपना ध्यान चाय की जानिब किया। सैफ की नज़रें ज़िले के वजूद पर थीं, जिसे महसूस करते ज़िले ने उसे घूरा था। आप गए नहीं? नहीं, एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना था। वो चलते बिल्कुल उसके करीब आ रुका। जिसे देख ज़िले के जिस्म में सनसनाहट हुई। उसने एक कदम पीछे को लिया। क्या जो कहना है वो दूर रहकर कहें, कहते चेहरा दूसरी जानिब किया। यही कि आप बहुत खूबसूरत हैं। सैफ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप पीछे हो नहीं तो आप मुझे अभी जानते नहीं हैं, ज़िले ने वार्न किया। मेरी जान चाय बनी कि नहीं? आहत की आवाज़ पर सैफ झट से पीछे को हुआ। ज़िले ने सुक्का सांस लिया। इतने में आहत भी अंदर आ चुका था, मगर सैफ को देखकर ठटका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जांचती नज़रों से देखा। वो एक्चुअली मैं कॉल सुनने आया था तो इन्हें देख यहाँ पर आ गया, मगर आपने तारुफ नहीं करवाया कि ये कौन है। सैफ ने बात घुमाई। ये आहत ने पास खड़ी ज़िले को देखा, जो उसे ही परेशान नज़रों से देख रही थी। आहत उसके करीब जा खड़ा हुआ, अपना हाथ उसके दाएं कंधे पर रखा और मुस्कुराकर ज़िले को देखा। ज़िले को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। ये ज़िले है, मेरी वाइफ ज़िले। आहत मुस्तफ़ा। आहत के बताते सैफ के चेहरे का रंग उड़ा था। ओह नाइस, मैं चलता हूँ, कहते किचन से निकल गया। चाय बेगम सब इंतज़ार कर रहे हैं, कहते चाय कपों में उड़ेली और ट्रे लिए ज़िले के साथ लाउंज की तरफ चला गया। आहत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। शास्ता बेगम आहत से मुखातिब हुई, जो अभी अभी ऑफिस के लिए निकल रहा था। जी अम्मी कहें, क्या बात करनी है आपने? उनके पास बैठते इंतहाई नरमी से पूछा। यहाँ नहीं, कमरे में चलो। एक नज़र ज़िले पर डालकर आहत से बोली। आहत की नज़र ज़िले पर पड़ी, जो इन दोनों को देख रही थी। चलो, शास्ता बेगम कहते कमरे में चली गई और आहत ज़िले के कंधे पर हाथ रखते उनके पीछे हो लिया। ज़िले भी मुस्कुराती किचन में चली गई। जी बोले, आपको क्या बात करनी थी? आहत, मैंने तुम्हारे कहने पर बहुत सब्र किया, मगर अब नहीं। शास्ता बेगम बेड पर बैठे बोली। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आहत ने नासमझी से देखा। तुम दूसरी शादी कर लो, आखिर कब तक यूं बे औलाद रहोगे? शास्ता बेगम हमदर्दी से बोली। आप फिर से वही पुराना टॉपिक छेड़ रही हैं अम्मी, मैं ये बात पहले ही खत्म कर चुका हूँ। आहत ने मानो बात ही खत्म की। आहत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी औलाद देखूं। आहत के चेहरे को थामते बोली। मगर अम्मी, मगर वगर कुछ नहीं। आहत, मैंने अब तक तुम्हारी हर बात मानी है और अब तुम्हारा फर्ज है कि अब तुम मेरी बात मानो प्लीज। शास्ता बेगम की आंखों में नमी सी आ गई। आहत ने इन्हें बेबसी से देखा। अम्मी, मैं जिले को नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। तुम्हें किसने कहा कि उसे छोड़ने को? तुम्हें बस दूसरी शादी करने को कह रही हूँ। प्लीज बेटा, मैं तुम्हारा बुरा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम वादा करो कि तुम शादी करोगे और मेरी पसंद से करोगे, और तुम जानते हो कि मेरी पसंद क्या है। शास्ता बेगम आहत को देखते अटल हुई। कौन? निताशा? सीरियसली मॉम? हैरत से पूछा। हाँ, और तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे इनकार नहीं करोगे। और जहां तक बात जिले की है, तुम यकीन करो, मैं अपना रवैया उसके साथ बेहतर करने की कोशिश करूंगी और कभी उसे ताने नहीं दूंगी, पक्का। आहत तो सोचो मैं गुम सा हो गया था। परेशानी उसके चेहरे पर झलक रही थी। शास्ता बेगम ने मुस्कुराते आंसू पहुंचे आखिर को अपने मकसद पूरा करने के लिए जा रही थी। आहत, आहत सुन रहे हो? हमें साइट पर जाना है, कब से कह रहा हूँ। कहाँ खोए हुए हो? ज़ारून ने उसे ख्यालों में गुम देखा तो अब्रू उचकाए पूछा। कुछ नहीं, मुझे घर जाना है, तुम सब संभाल लेना, कहते उठ खड़ा हुआ। ज़ारून तो बस उसे देखता रहा। आहत, तुम ठीक हो ना? कहते उसके पीछे लपका। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम काम पर ध्यान दो। उसको तसल्ली देते गाड़ी में जा बैठा और अपना हाथ दिल पर रखा, जो ना जाने कितनी स्पीड से धड़क रहा था। आंखें बंद की तो सामने जिले का अक्स दिखाई दिया और आंखें खोली। मैं कैसे तुम्हें दुखी करूं? तुम्हें टूटे हुए नहीं देख सकता मैं। जिले आंखें बंद की, आंसू लड़ी की सूरत में बह रहे थे। कैसे तुम्हारी नजरों में अपने लिए नफरत देखूंगा, जहां मुझे हमेशा मोहब्बत दिखने की चाह रही है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, कहते स्ट्रेनिंग पर सर टिकाया। क्या हाल है मेरी प्यारी सी बीवी का? और मेरा बेबी कैसा है? सानिया को बोसा करते बिलाल ने अपने होने वाले मेहमान के बारे में पूछा। जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अपना सर बिलाल के कंधे पर टिकाए पूछा। हाँ ठीक, मगर तुम्हारी फिक्र में, जैसे जैसे तुम्हारी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा है, दिल में अजीब सी बेचैनी सी है। अरे कुछ नहीं होगा, बस दुआ करें। उसे हौसला दिया। और बच्चे कहाँ हैं? वो होमवर्क कर रहे थे और शायद अब सो गए हों। अच्छा और सुनाओ। फिर दोनों खुशखबरियों में मसरूफ हो गए थे। ज़ारून, कहाँ खोए हैं आप? जब से आए हैं परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? मुझे नहीं बताएंगे? मरियम ज़ारून के पास बैठते बोली। वो जब से ऑफिस से आया था यूं खामोश था। कुछ नहीं, मेरे बच्चों की प्यारी अम्मा, उसे अपने साथ लगाते बोला। सच्ची तस्दीक चाही? हाँ जी, उसे बोसा करते बोला। चले चलकर खाना खाते हैं, कहते दोनों उठ खड़े हुए। जिले ने कमरे में आते ही लाइट्स ऑन की और फिर साइड टेबल पर पड़ी मेडिसिन ली और मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ अपने पेट पर रखा। ये मेडिसिन हैं, इससे आप में काफ़ी बेहतरी आएगी और आपका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है, तो आप बस अच्छे की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं जब आपकी कोख में भी आपका अपना बच्चा होगा। डॉक्टर से हुई मुलाकात सोची। जिले ने कुछ दिन पहले ही डॉक्टर से मुकम्मल तस्दीक करवाई थी और डॉक्टर ने उसे मुकम्मल तौर पर यकीन दिलवाया था कि वो इस ट्रीटमेंट के बाद माँ बन सकती है।
وہ मुस्कुराती कबर्ड की जानिब गई और आरामदेह सूट निकाला और चेंज किया और हल्का फुल्का सा तैयार हुई थी। मेकअप के नाम पर महज एक लिपस्टिक थी। अभी वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी कि पीछे से क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला और आहद ने एक नजर जिले पर डाली और वहीं नजरें ठहर गईं। जिले अब उसकी जानिब घूमी थी और चलते उसके पास आकर रुकी और मुस्कुराते उसे देखा। आहद ने बड़ी फुर्सत से उसे देखा। उसकी मुस्कुराती आंखें, अब क्या करने जा रहा था उसके साथ, एक आस, एक एहसास, मेरी सोच और बस तुम, एक सवाल, एक मजाक, तुम्हारा ख्याल और बस तुम, मेरा जुनून, मेरा इश्क, बस तुम, बस तुम। आहत जिले को करीब करते उसके माथे से अपना सर टिका गया। जिले उसकी बेतरतीब धड़कनें आसानी से सुन सकती थी। आहत जिले ने उसके दिल के मुकाम पर हाथ रखते उसे पुकारा। तुम ठीक हो ना? उसके पुकारने पर आहत ने शिद्दत से आंखें मींची। आहत, जिले ने सर पीछे किए, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा। आहत, क्या हुआ? तुम मुझसे कह सकते हो। उसकी बात पर आहत उदास उससे अलग हुआ और उसकी जानिब पीठ किए खड़ा हो गया। जिले बस उसकी पीठ को तकती रही। जिले, मुझे वारिस चाहिए। आहत ने आंखें मींची और अपने लहजे को संजीदा रखते बोला। वो जानता था कि ये बात जिले को कितनी तकलीफ दे सकती है। उसकी बात पर जिले ने उसकी जानिब देखा, जो उसकी जानिब पीठ किए हुए था। आहत, ये क्या कह रहे हो? और तुम्हें रात के इस पर क्या हो गया है? जिले नासमझी से बोली। जिले, मैं औलाद चाहता हूँ, अपना वारिस, और ये कोई मजाक नहीं जो रात के इस पैर में तुमसे करूं। मैं महज अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ तुमसे। आई वॉन्ट माई चाइल्ड, माई डियर जिले। आहत जिले को कंधों से पकड़ अपने करीब करते सर मेहरी से बोला। जिले गिंग हुई उसे तकती रही। आहत, ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ना मेरी कंडीशन को, फिर भी इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिले के मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। आहत ने बेदर्दी से उसका दिल तोड़ा था। उसका मान जो वो उस पर करती थी। जिले की आंख से आंसू निकलकर उसके गाल से होते हुए थोड़ी से नीचे गिरते जज्ब हो रहे थे। आहत, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। जिले नफी में सर हिलाते बोली जा रही थी। जिले जिले, मेरी बात सुनो, मैंने जो भी तुमसे कहा वो सब सच है। इसे जितनी जल्दी तस्लीम कर लो तुम्हारे लिए बेहतर है। आहद जिले को अपने मुकाबिल करते बोला, मगर लहजा बेहद अजनबी सा था उसका। जिले उसी लम्हे आहद से दूर हुई थी। आहद ने गौर से उसके बिखरते वजूद को देखा था। दिल चाहा था कि उसे खुद में भींज ले, उसे बताए कि वो कितना मजबूर है। अपनी माँ के हाथों वो नहीं चाहता ये शादी वारिस कुछ नहीं, मगर जो किस्मत को मंजूर। आहद की किस्मत में आजमाइश लिख दी गई थी। अगर वो चाहता भी तो इसमें से नहीं निकल सकता था। शादी वारिस, तुम तो कहते थे ना कि तुम्हें मैं चाहिए, औलाद नहीं। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता? हाँ, वो ठह ठह कर चुबा देने वाली बातें कर रही थी। सब बकवास खोखली बातें हैं ना। वो बाकायदा चीखती। आहद ने आंखें सख्ती से मीच कर खोली। ऐसे क्या देख रहे हो आहद? क्या मैं झूठ कह रही हूँ, या ये कहना बेहतर रहेगा? जिले चंद कदम चलते आहद के मुकाबिल आई। कि तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है ना? उसकी आंखों में आंखें डाले बोली और उसकी बात पर आहद के तासरात सख्त हुए। तुमसे दिल भरने से रहा जान, और जहां तक बात शादी की है वो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें बताना फर्ज था मेरा, मेरी जान। और जहां तक बात वारिस की है, किसे औलाद नहीं चाहिए होती, मुझे भी चाहिए। वो इंतहाई पुरस्कून मुस्कुराहट लिए बोला। दिल का हाल तो दरहम बरहम हो रहा था। जिले की आंखें भरी थीं और सर झटकते उससे दूर जा खड़ी हुई। ठीक है आहत, तुम कर लो शादी, शौक से करो शादी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आहत उसकी रजामंदी पर ठटका, मगर मुझे तलाक देने के बाद। आहत ने जिले को बेयकीनी से देखा। ऐसे मैं तुम्हें पूरी इजाजत है दूसरी शादी करने की, जिले बजिद होते बोली थी। आहत चलते उसके करीब आया, उसकी आंखों में देखा। आंखें इनकारी थी, मगर जुबान रिश्ता खत्म करने को कह रही थी। तलाक? इस्तेजाया हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये बेवकूफ सी बात पे मैं मानूंगा? इसलिए अच्छा इसी में है कि मान जाओ। मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो जान। उसके गाल थपथपाते अटल लहजे में बोला। मैं तुम्हें नहीं बांट सकती, किसी से भी नहीं। कहते उसकी शर्ट को मजबूती से थाम लिया। जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ जान, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा हमेशा। कहते उसके गाल से गाल मस की और उसे खुद में भेज लिया। जिले सिसकियों से रो दी और आहत ने आंखें सख्ती से बंद की। मैं सोच रही थी आहत के तुम्हारा निकाह इसी जुम्मे को रख देते हैं, निकाह सादगी से होगा। और शास्ता बेगम कहते कहते उनकी नजर आहत पर पड़ी। आहत को खोया देखा तो चुप हो गई। आहत, क्या हुआ? आहत ने चौंक कर इन्हें देखा जो उसे ही देख रही थी। कुछ नहीं, मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरे फैसले से खुश नहीं? आप ज्यादती करी हैं मेरे साथ और कहती हैं कि मैं खुश या नहीं। अभी तो तुम यही सब कहोगे, लेकिन जब कल को निताशा तुम्हें वारिस देगी तो तुम मुझे ही दुआएं दोगे। शास्ता बेगम पर इत्तेमाद बोली। गलत मर्द हमेशा अपनी पसंदीदा औरत से औलाद चाहता है। आहत का लहजा बिखरा था, नमी थी। और अगर पसंदीदा औरत औलाद ना दे सके तो सवाल किया तो वो उसे हर तकलीफ से दूर रखने की कोशिश करता है मॉम। मगर आप नहीं समझेंगी तो कहना फजूल है। कहते उठ खड़ा हुआ और कमरे की जानिब चला गया। सानिया और बिलाल शास्ता बेगम से सख्त नाराज थे। शादी का सुनकर मरियम के साथ साथ जारून को भी शदीद झटका लगा। जारून ने आहत को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माना। और तो और जिले उस दिन से खामोश थी, कमरे से कम निकलती थी और वो दवाई का बाकायदा इस्तेमाल करती रही थी। मुझे तुमसे कुछ पूछना था निताशा।
सैफ सोफे पर निताशा के साथ बैठते बोला, पूछो क्या पूछना है। निताशा मसरूफ अंदाज में बोली, आहत तुमसे शादी क्यों करना चाहता है? आई मीन के उसकी बीवी इतनी खूबसूरत है, भला इतनी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, खूबसूरत तो वो है, मगर अफसोस कहते हैं ना कि एक खामी हजार खूबियों पर भारी होती है, मतलब भविष्य गिरणी, यही कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए आहत बच्चे के लिए मुझसे शादी कर रहा है। ओह सो सैड। सैफ ने जिले का अफसोस किया। फिर उसका क्या बनेगा? आई मीन वो उसे छोड़ देगा, मुश्किल है, मगर तुम फिक्र नहीं करो, शादी के बाद ऐसा बदगुमान करूंगी कि आहत खुद उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा। बस शादी हो जाने दो। शैतानी मंसूबा बनाते लैपटॉप में मसरूफ हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। निताशा सलाम करते शास्ता बेगम के गले लगी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसे आना हुआ? वैसे तुम्हारा कल निकाह है आहत के साथ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। शास्ता बेगम ने लफ्जों ही लफ्जों में शिकवा किया। आना तो नहीं चाहिए था, मगर अब तो आ गई हूँ। कहते हैं तो चली जाती हूँ। जाने के लिए मुड़ी ही थी कि शास्ता बेगम ने उसका हाथ जाने से रोकने के लिए रोक दिया। अच्छा अब तो आ गई हो, रहने दो। बताओ क्या खाओगी? कुछ भी जो आप खिलाना चाहें, बस मुझे इतना बता दें कि आहत कहाँ है। आहत वो कमरे में होगा, अगर तुम्हें मिलना है तो वहीं चली जाओ। मशवरा देते किचन में चली गई। ये भी ठीक है, कहते रुख आहत के कमरे की जानिब किया। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे सामने ही जिले नजर आई, जो नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। वो चलते हुए उसके करीब बेड पर आकर बैठी। उसकी नजर जिले पर ही थी। जिले ने सलाम फेर कर नमाज खत्म की तो उसने एक गुस्से की निगाह निताशा पर डाली। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और किसकी इजाजत से आई हो? जिले कहते हुए नमाज से उठ खड़ी हुई। रिलैक्स बेबी, आज किसकी इजाजत से नहीं, मगर कल तो पूरे हक के साथ आऊंगी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुमसे मुलाकात कर लूं, मगर मेरी सोच के ऐन मुताबिक यहाँ तो तुमने मातम लगा रखा है। जो बात करनी है सीधे तरीके से करो और जाओ यहाँ से। जिले ने गुस्से से कहा। निताशा चंद कदम चलते उसके करीब आई और झुककर उसकी आंखों में झांका। मैं तुम्हारी आंखों में साफ देख सकती हूँ, निताशा दिलचस्पी से बोली। क्या? सवालिया नजरों से देखते पूछा। आहत को खो देने का डर। तुम्हारी आंखों में साफ देख सकती हूँ, कहते ही पीछे को हुई। अब वो बाजू सीने पर बांधे खड़ी थी। जिले इस्तेजाइया हंसी। खो देने का डर इन्हें होता है जो उसे कभी पा नहीं सकते। और जहां तक बात आहत की है, मैं तो उसे कब का हासिल कर चुकी हूँ। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जिले की बात पर निताशा के तासरात बदले थे। मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो रहा दरवाजा। तुम्हें जो करना है शौक से करो, आई डोंट केयर, कहते दरवाजे की जानिब इशारा किया। निताशा मुंह बसोरे कमरे से बाहर निकल गई। जिले ने सांस बहाल की और बेड पर हथेलियां जमाते बैठ गई। आंसू बेतरतीब थे। कितना मुश्किल था उसके लिए खुद को मजबूत दिखाना। आज जुमे का दिन था। शास्ता बेगम ने बिलाल और सानिया को निकाह में शामिल होने का कहा था और आहद को राजी देख वो भी बेदिली से मान गए थे। अब बस सब अल्लाह पर छोड़ दिया था। आहद कमरे में दाखिल हुआ तो जिले सामने ही बेड पर बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। आहद उसके करीब आकर खड़ा हुआ और जिले ने एक बार भी उसे नहीं देखा। आहद ने सर्द आह भरी। जिले। कोई जवाब न मिला। जिले। आज निकाह है मेरा, आना चाहो तो। हाय क्या कह रहा था? उसकी बर्बादी का इनविटेशन खुद उसे दे रहा था। जिले इस्तेहजाया हंसी। आहद के चेहरे पर तकलीफ के तासरात उभरे थे। जाओ, मैं घर पर ठीक हूँ, खैरियत से जाना। मैं आज इंतजार नहीं करूंगी। आखिर किसका करूं इंतजार? वो बे आवाज रो रही थी। आहत के दिल में टीस उठी थी। आगे होते उसे अपने साथ लगाया और उसके बालों पर लब रखे। अपना ख्याल रखना, कहते उससे दूर हुआ। आंसू पोंछते कमरे से निकल गया। अपना हर एहसास, हर जज्बात इसी कमरे में छोड़कर। हाय वो ना जाता उसे छोड़कर, मगर होने को कौन टाल सकता है? क्या करोगे अब मेरे पास आकर? खो दिया तुमने मुझे बार बार आजमा कर। जिंदगी गुजर रही है, गुजर ही जानी है, लेकिन तुम कैसे खुश रह पाओगे मुझे रुलाकर? जिले कमरे में ही मौजूद थी कि उसे सांस लेने में दुश्वारी हुई। लंबे लंबे सांस लेने लगी। अचानक से उसके पेट में दर्द उठा था, शदीद दर्द के उसकी चीख निकली थी। वो पेट पर हाथ रखे बेड पर बैठ गई, मगर दर्द शदीद बढ़ रहा था और सांस मजीद उखड़ रहा था। वो जल्दी से कमरे से निकली थी। सीढ़ियों से उतरते वो गिरते गिरते बची थी। चलते वो हॉल के सोफे पर आ बैठी। पेट पर हाथ रखे सर पीछे को टिकाया। अपना फोन तलाश किया, जो वो ऊपर कमरे में ही भूल आई थी। जैसे तैसे गिरते संभलते वो ऊपर कमरे से फोन लाई। इससे पहले वो किसी को मदद के लिए बुला पाती, इससे पहले किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। जिले ने सर उठाकर देखा तो सैफ को सामने खड़ा पाया तो भवें खुद ब खुद सुकड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सैफ ने जिले को सरता पैर देखते पूछा। जिले ने खुद को संभाला था। आखिर को वो कैसे नामहरम के सामने अपनी कमजोरी जाहिर कर सकती थी, वो भी जब वो उसके साथ अकेली मौजूद है। आपने बताया नहीं, सैफ करीब आते बोला। क्योंकि ये मेरा घर है। वैसे ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तो बहन की शादी है ना? जिले ने एक सवाल पर सवाल किया। सैफ खामोश हुआ। सैफ ने एक नजर पूरे घर में दौड़ाई। कोई नजर ना आने पर उसके और करीब हुआ। जिले ने एक कदम पीछे को लिया।
तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी ये खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। कसम से जब से तुम्हें देखा है रातों की नींद उड़ गई है मेरी, मगर हाथ आज आई हो। खबासा से कहता उसे अपने करीब करना चाहा, मगर जिले ने उसे पीछे को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाया था। दूर हटो मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। उसे उंगली दिखाते वार्न किया। तभी शदीद दर्द उठा। हाथ अपने पेट पर रखे वो नीचे को झुकी थी। मुस्कुराहट गहरी हुई। सैफ ने गौर से देखा तो शैतानी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। ओह, तो कैसे बचाओगी खुद को मुझसे? हाँ, मुश्किल है इसलिए मुज़ाहमत का कोई फायदा नहीं, कहते उसका हाथ पकड़े ऊपर की जानिब ले जाने लगा। तभी उसके हाथ में मौजूद मोबाइल नीचे फर्श पर गिरा था। छोड़ो मेरा हाथ, मगर वो अनसुनी किए उसे ऊपर ले जाने लगा। और तभी जिले ने उसके हाथ पर दांत गाड़े और नीचे की जानिब भागी। मोबाइल उठाए वो हॉल से बाहर लॉन की जानिब भागी थी। उसे बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में सैफ के इस तरफ आने का एहसास हुआ तो पास ही मौजूद पौधों में छुपकर बैठ गई। वो पौधे काफी बड़े बड़े थे, तभी उसे छुपने में आसानी हुई थी। सैफ के कदमों की आवाज़ उसे बहुत करीब सुनाई दी थी। सैफ ने यहाँ वहाँ चेक किया। जब उसे लगा कि वो घर से बाहर निकली होगी तो वो मेन गेट की जानिब भागा, फिर गेट से बाहर निकल गया। जिले ने सुक्का सांस भरा। वो कभी भी वापस आ सकता था। तभी फोन सामने करते आहद का नंबर तलाश किया और उसे कॉल करते उसके हाथ कांपे थे। आहद इस वक्त स्टेज पर मौजूद था। अभी निकाह होने में वक्त था। उसका दिल बहुत अजीब हो रहा था। अचानक सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई तो अपनी टाई ढीली की और गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिर अचानक उसे जिले का ख्याल आया तो दिल और भी अजीब सा हो गया। एक अजीब सा दिल पर बोझ सा महसूस हुआ। फिर उसका फोन रिंग हुआ। फोन सामने किया तो जान कॉलिंग जगमगा रहा था। तो वो सबको नजरअंदाज किए साइड पर आया जहां इस वक्त बेहद सन्नाटा था। फोन बजे जा रहा था। उसने सर्द सांस खारिज करते कॉल पिक की। पिक करते उसे जिले रोती महसूस हुई तो आंखें सख्ती से मीच कर खोली। आहद, जिले इंतहाई अजियत से बोली थी। जी मेरी जान। जिले के इस तरह पुकारने पर आहद को तकलीफ हुई थी। आहद, मैं मरना नहीं चाहती, सिसक कर बोली। मैं इस तरह जिले की मौत मरना नहीं चाहती आहद। और आखिर में फूट फूट कर रो दी। क्या बोल रही हो जिले? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके चेहरे पर फिक्रमंदी साफ जाहिर थी। रुको, बीबी जान से मेरी बात करवाओ। बात करते करते आहद को याद आया कि शास्ता बेगम ने उसे कहा था कि वो जिले के पास बीजान को छोड़कर जा रही हैं, जो पास में ही रहती थी। कोई नहीं है मेरे पास, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। तुम सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। इतने में जिले की दिल खराश चीख बुलंद हुई थी। पेट में शदीद दर्द उठा था। अब ये दर्द बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जिले, क्या हुआ है? सही से बताओ, मेरा दिल फटा जा रहा है। खुदा का वास्ता है तुम्हें जिले। उसके लहजे में तड़प थी। बस इतना जान लो कि तुम्हारी पहली मोहब्बत और पहली बीवी की जिंदगी और इज्जत दोनों खतरे में है। उसे जिले की आवाज किसी दूर खाई से आती सुनाई दी। ओह, तो आप यहाँ बैठी हैं? सैफ खबासत से मुस्कुराते बोला। कौन? कौन है वहाँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कौन है वहाँ? आहत धारते हुए बोला। ओहो, तो मियाँ जी से मेरी शिकायत लगाई जा रही है। जिले ने अपना सर नफी में हिलाते झुकाया। सैफ ने जिले के हाथ से फोन छीना और कान के साथ लगाया। मैं सैफ बात कर रहा हूँ, तुम्हारा होने वाला साला। वैसे मुझे ना तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर को तुम अपनी दिल अजीज बीवी यहाँ मेरे लिए छोड़ गए। खबासत से बोलते जिले के चेहरे पर से बाल हटाए, मगर जिले ने उसके हाथ को झटका था। बकवास बंद कर, अपनी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? फिर से वही धाड़ के सैफ अंदर खौफ से सनसनाहट हुई थी। देख भाई, इसमें तुम्हारी गलती है। ऐसे कौन अपनी बीवी, मेरा मतलब अपना कीमती असासा, यूं घर पर छोड़कर जाता है? गलाजत भरी नजरें अभी भी जिले पर थीं। जिले दर्द के बायस चीखी थी और यहाँ से तकलीफ के मारे जिले की दिल खराश चीखें आहत बआसानी सुन पा रहा था। सुन, अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? इतने में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। फोन डिस्कनेक्ट होते ही जिले को कोहनी से पकड़कर खड़ा करते अपने साथ अंदर ले गया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। वो चीखती चिल्लाती मुजाहमत कर रही थी, मगर उसकी मुजाहमत का कोई फायदा नहीं हो रहा था। सैफ जिले के बाजू को सख्ती से पकड़े ऊपर सीढ़ियों की जानिब खींच रहा था और वो इसमें कामयाब भी हो गया था। वो लड़खड़ाते अपना आप उसे छुड़वाने की कोशिशों में थी। सैफ कमरे का दरवाजा खोला और जिले को बेड पर धक्का दिया। बेड पर ऊंधे मुंह गिरते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसकी आंखें बंद हो गईं। सैफ जिले पर झुका उसकी गाल को थपथपा रहा था। ओह, तो तुम बेहोश हो गई। मैं चाहता था कि तुम सब अपनी आंखों से देखो। खैर, मुझे तुम्हारे जिस्म से मतलब है, तुमसे नहीं, कहते वो अपनी हवस मिटाने के लिए मजीद उस पर झुका था। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही आहत बाहर की जानिब भागा। बाहर की जानिब जाते हुए उसका सामना शास्ता बेगम से हुआ। उसे उसके तासरात बदले थे। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा इस वक्त यहाँ होना जरूरी है आहत। क्यों मुझे सबके सामने जलील करने की ठान ली है तुमने? सब मेहमान क्या कहेंगे? शास्ता बेगम आहत की अफरा तफरी को देखते हुए बोली। मुझे कोई ना रोके, कोई भी नहीं, उंगली दिखाते वार्न किया। मेरा यहाँ पर किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इतने में वहाँ सानिया और बिलाल और बच्चे भी आ पहुंचे थे। आपने अच्छा नहीं किया अम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। आहत का लहजा बिखरा हुआ था। अगर मेरी बीवी मेरे जिले को कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा।
اور میں ایسا ہی کروں گا۔ اتنا کہتے وہ وہاں سے باہر کی جانب بھاگا۔ اسے گھر پہنچنے میں اتنا وقت نہیں لگا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اندر کی جانب بھاگا۔ اس نے ہر جگہ ضلع کو تلاش کیا۔ کہاں ہو ضلع؟ ایک بار آواز دے دو، تمہارا احد تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ احد بے قراری سے یہاں وہاں تلاش کرتے یا میرے خدایا بالوں میں ہاتھ پھیرتے اللہ سے مخاطب ہوا، کہیں میں نے آنے میں دیر تو نہیں کر دی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ضلع کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے سیڑھیوں کے زینے چڑھنے لگا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، مانو اسے کچھ شدت سے غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور دل تھا کہ پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈی آہ بھری۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ ایک صحیح معنوں میں احد پر قیامت ٹوٹی تھی۔ احد کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے احد کا خون کھول اٹھا۔ سیف ضلع پر جھکا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سیف نے ہڑبڑاہٹ میں دروازے کی جانب دیکھا۔ احد نے ایک نظر بیڈ پر بے ہوش پڑی ضلع کو دیکھا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا سیف کی جانب بڑھا۔ سیف نے وہاں سے بھاگنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے احد نے اسے کالر سے پکڑا اور پھر ایک نگاہ اپنی زوجہ پر ڈالی۔ اس کی حالت دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ احد نے انگارے برساتی نگاہ سیف پر ڈالی اور اسے سامنے دیوار میں دے مارا۔ اس کا سر زور سے پیچھے کی جانب لگا تھا۔ ابھی وہ سنبھلتا اس سے پہلے احد نے واس اس کے سر پر دے مارا اور پھر بنا رکے اسے مارتا چلا گیا۔ جب ان سب سے دل نہ بھرا تو پاس پڑا شیشے کا میز اس پر دے مارا، جس کی وجہ سے بے حد خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ احد کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی، پھر چیخوں پر چیخیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا چیخ رہا تھا، اپنے بالوں کو مسلسل نوچتا چلاتا جا رہا تھا۔ پورے گیلانی ہاؤس میں احد مصطفیٰ کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ اور پھر اٹھ کر ضلع کے پاس آیا۔ اسے دیکھ دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ چہرہ نشان زدہ تھا، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کی حالت کافی بدتر تھی۔ ضلع کو بازو سے پکڑے خود میں زور سے بھینچ لیا اور زور سے چیخا تو بے دردی سے چیخا تھا۔ اس کی حالت ترس بھری تھی، وہ رو رہا تھا بے حد بے تحاشا۔ اتنے میں کمرے میں ثانیہ داخل ہوئی تھی۔ سیف کو سامنے زخمی پڑا دیکھ ان کی نظر سامنے بے جان وجود پر پڑی تھی، جو اس وقت احد کے حصار میں تھی، اور احد بہت رو رہا تھا۔ ثانیہ نے بے ساختہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھا۔ احد یہ سب کیا ہے؟ کیا ہوا ہے ضلع کو؟ وہ آگے بڑھتے احد سے پوچھنے لگی۔ احد، اس کی حالت بہت خراب لگ رہی ہے، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ احد پلیز اسے اٹھاؤ، اسے ہاسپٹل لے چلیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ احد نے اپنا چہرہ ضلع کے چہرے کے سامنے کیا اور احد کا چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ احد نے ضلع کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھیں میچ کر کھولی۔ اسی لمحے بے ترتیب آنسو اس کی آنکھ سے بہے تھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ آئی ایم سوری ضلع، میں وقت پر نہیں پہنچ پایا۔ وہ اپنی بے بسی پر بے دردی سے رو دیا۔ احد، تم میری بات سن رہے ہو؟ ہمیں ضلع کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ابھی کے ابھی چلو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بھابھی کے کہتے احد نے جلدی سے ضلع کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور ایک نظر ضلع کو دیکھا۔ بھابھی چادر؟ احد کے کہتے ثانیہ نے جلدی سے اپنی چادر ضلع پر پھیلائی۔ گھر سے نکلتے احد ضلع کو پیسنجر سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ احد، تم جاؤ، میں بلال کے ساتھ ہاسپٹل پہنچتی ہوں۔ احد نے گاڑی ریورس کی اور باہر کی جانب نکل گیا۔ یہ احد کہاں گیا؟ بلال نے پیچھے سے آتے پوچھا۔ آپ گاڑی نکالیں، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہے۔ کیوں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بلال نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ گاڑی نکالیں، میں آپ کو راستے میں سب بتا دوں گی۔ اس کے کہتے ہی بلال نے گاڑی نکالی۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے نکل پڑے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو احد پر قیامت ٹوٹنا باقی تھی۔ آج آزمائش اس کے حصے میں تھی۔ احد ضلع کو لیے ہاسپٹل پہنچ چکا تھا۔ ضلع کو اسٹریچر پر لٹاتے اسے بے قراری سے دیکھا تھا۔ اتنے میں ضلع کو آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا تھا۔ ثانیہ اور بلال بھی پہنچ چکے تھے، جبکہ زارون کی احد سے بات چیت بالکل بند تھی۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بلال نے ثانیہ کو پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور پھر احد سے ضلع کے بارے میں پوچھا۔ احد گلاس میرر سے اندر کی جانب جھانک رہا تھا، فکر اور پریشانی چہرے سے ظاہر تھی۔ اتنے میں احد نے جیب سے موبائل نکالا اور اس پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ ٹائپ کر کے فون جیسے ہی رکھا، اسی لمحے ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا تھا۔ احد جلدی سے اس کی جانب لپکا۔ میری وائف ٹھیک ہے نا؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ احد نے امید بھری نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ سیدھا سادہ پولیس کیس ہے، ہمیں پولیس کو اس کیس میں انوالو کرنا ہوگا۔ سب جانتا ہوں میں، کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس معاملے میں پولیس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ احد ڈاکٹر کا گریبان پکڑے غراتے بولا۔ دیکھیں آرام سے، میں آپ کی سچویشن کو سمجھ رہا ہوں، مگر ڈاکٹر نے الفاظ بیچ میں ہی چھوڑ دیے۔ احد نے بے چینی سے گریبان چھوڑا تھا۔ مگر کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ چپ کیوں ہو؟ ہاں بولو، مگر سے کیا مطلب تمہارا؟ احد باقاعدہ ڈاکٹر پر چلاتے ہوئے بولا۔ دیکھیں پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، آپ نے انہیں لانے میں دیر کر دی ہے، مگر ہم اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ڈاکٹر پھر سے چپ ہوا۔ پلیز ایسا مت کہیں، احد نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، ایسا مت کہو، میرا دل پھٹ رہا ہے اس کے جانے کا سوچ کر، میری روح نکلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے ترس بھری نگاہ سے دیکھا۔ بلال اور ثانیہ بھی بے حد پریشان تھے۔ ہم بس کسی معجزے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے احد کے کندھے پر
ہاتھ رکھتے حوصلہ دیا اور واپس تھیٹر میں چلا گیا۔ احد گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سر جھکائے روئے گیا۔ احد، بلال نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، حوصلہ رکھو۔ آپ نے سنا نہیں کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے لانے میں دیر کر دی؟ وہ اس وقت کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ ہائے، وہ دیوانہ ہی تو تھا، اپنے ضلع کا دیوانہ۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا بھائی تو یہ عہد مصطفیٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ عہد کا کوئی وجود ہی نہیں ضلع کے بغیر۔ یہ دل مردہ ہو جائے گا جس کے ہونے سے یہ دھڑکتا ہے۔ وہ اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے بولا، میں مر جاؤں گا، کاش میں اسے نہ چھوڑ کر جاتا تو یہ سب کبھی نہ ہوتا، کاش میں اسے اتنی اذیت نہ دیتا، میں نے اسے بہت درد دیا ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ وہ بے دردی سے رو دیا۔ آتے جاتے لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ تو تم دعا کرو، یوں ہمت مت ہارو، اور عہد دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، وہ ذات کبھی اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتی، اور تو اور وہی ذات معجزہ کرنے پر قادر ہے، تو تم اس سے اپنے ضلع کی زندگی مانگو۔ ثانیہ نے مان سے کہا، یا اللہ، میں بڑی ہی شدت سے پکارا تھا، چہرہ آنسوں سے تر تھا، میں اپنی ہر دعا میں تجھ سے بس اپنی محرم کی حفاظت مانگی ہے، میں مگر چوک گیا، اس کی حفاظت کرنے میں نہیں کر سکا اس کی حفاظت۔ یا اللہ، سر اوپر کی جانب اٹھایا، ہاتھ دعا میں اٹھائے ہوئے تھے، میری شریک حیات کو ٹھیک کر دے، اسے نئی زندگی دے دے، اس نے اپنی زندگی میں پہلے سے ہی بہت تکلیفیں جھیلی ہیں، اسے مزید آزمائشوں سے بچا لے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، پلیز اللہ جی۔ پھر بے بسی سے رو دیا۔ ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ بلال نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا مگر ضلع کی کوئی خبر نہ تھی۔ احد اس وقت جائے نماز پر بیٹھا تسبیح کر رہا تھا، آنسو بے ترتیب تھے۔ دعا مانگتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دل اچانک سے عجیب ہوا تھا، دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، مانو ابھی باہر آنے کو تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے قدم ICU کی جانب بڑھائے۔ اسی لمحے ڈاکٹرز کی افراتفری دیکھ اسے شدت سے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے سب کو ہٹاتا اندر داخل ہوا جہاں ضلع کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اس کی ہارٹ بیٹ سلو تھی۔ ڈاکٹرز احد کو باہر لے جانے کا کہہ رہے تھے مگر اس کی نظریں ضلع پر تھیں جس کی سانسیں سنبھل نہیں رہی تھیں۔ بلال احد کو لیے باہر آیا اور احد نے بند ہوتا دروازہ دیکھا تو اس کا دل بھی بند ہونے کو تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ خدا کرے تو میری تلاش میں خاک چھانے، اور خدا کرے میں تجھے خاک میں بھی نہ ملوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں مر جاؤں گا، وہ مجھے ایسا تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بے حد پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ اسی لمحے بلال نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا اور اس کی کمر سہلائی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر جو آئے تھے، گڈ نیوز ہے، آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے احد اندر کی جانب بھاگا تھا، ضلع کے قریب آتے ہی رکا، اس کا چہرے کو چھوا جہاں جگہ جگہ نیل پڑے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی بیڑ میں جذب ہوئے تھے، جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پاس کھڑی نرسیں مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھتے باہر چلی گئیں۔ ماتھے پر بوسہ دیتے احد نے ضلع کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بوسہ دیا تھا۔ تمہیں کبھی پورا لکھوں، کبھی ادھورا لکھوں، میں راتوں کو بیٹھ کر تجھے سویرا لکھوں، میں جب بھی لکھوں بس اتنا لکھوں، مجھے تیرا اور تجھے میرا لکھوں۔ ایم سوری جان، ضلع کے بالوں کو سہلاتے شرمندگی سے معافی مانگی تھی، میں نے آنے میں دیر کر دی، بٹ آئی سویئر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا، وہ میرا وہ روپ دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا۔ احد کی آنکھیں لاوے کی مانند لال تھیں۔ عہد کرتے پھر سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ بلال اور ثانیہ کے اندر آتے ہی احد ضلع سے دور ہوا مگر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ماشاء اللہ ضلع ٹھیک ہے، اس ٹراما سے تمہیں اپنے طریقے سے نکالنا ہے۔ احد جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اسے ان سب سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ احد نے سر کو بس جنبش دی۔ کب سے پوچھ رہا ہوں کون ہو تم، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ سیف اندھیرے میں بیٹھے شخص سے گلے پھاڑے پوچھ رہا تھا مگر مجال کہ وہ شخص رات سے لے کر اب تک وہاں سے ہلا ہو یا اسے جواب دینا ضروری سمجھا ہو۔ ابھی بہرا ہے کیا؟ ابھی سیف اپنا مزید منہ کھولتا اندھیرے میں بیٹھے شخص نے فضا میں فائر کیا۔ سیف کی بولتی وہیں پہ بند ہو گئی تھی۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ کیونکہ جواب میں تمہاری کھوپڑی کھول دوں گا۔ بڑے اطمینان سے سیف کی بولتی بند کی۔ احد اس وقت ضلع کا ہاتھ تھامے گال سے لگائے بیٹھا تھا۔ ہوش آتے ہی ضلع بہت پینک ہوئی تھی مگر ڈاکٹر نے انتھیسیا دے کر دیا تھا اسے، مگر اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تھی جب سے خاموش تھی، بس ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھ سے بہتے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ احد نے انگوٹھے کی پوروں سے اس کے آنسو پہنچے۔ ضلع تم مجھے سن رہی ہو؟ میں جانتا ہوں مگر یوں خاموش رہ کر تم صرف خود کو اذیت نہیں دے رہی، مجھے بھی دے رہی۔ احد کے پکارنے پر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ احد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ضلع کے کندھے پر بوسہ دیا۔ ضلع خاموشی سے، مگر تمہاری خاموشی درد نہیں دے رہی بلکہ جان لے رہی ہے میری، پلیز کچھ تو بولو، یوں خاموش مت رہو، میں سننے کو ہوں نا۔ ضلع مجھ سے تمہاری خاموشی برداشت نہیں ہو رہی۔ احد نے آنکھیں بند کر کے آنسو بہ رہے تھے۔ ضلع نے سانس ٹھنڈی خارج کی۔ احد نے بغور اسے دیکھا اور تھوڑا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ ضلع نے اپنا ہاتھ اپنی جانب کیے دیکھا اور آنکھیں سختی سے میچ کر کھولیں۔ میں زندہ ہوں۔ پھر استہزائیہ ہنسی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیسے
फिर बेतरतीब आंसू गिरे थे उसकी आंखों से लगता है फिर बेतरतीब आंसू गिरे उसकी आंखों से लगता है कि मेरे हिस्से की आजमाइश अभी भी खत्म नहीं हुई। जिले के रोने की आवाज बुलंद हुई। आहत ने जिले को अपने साथ लगाया और उसके बालों पर लब रखे और साथ ही उसकी कमर भी सहला रहा था। रो तो वो भी रहा था। जिले, ऐसा मत कहो, तुम्हारे होने से मैं हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं, कहते साथ जिले के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया। जिले उससे अलग हुई। आहत, तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। आहत जिले मिन्नत भरे लहजे में बोली। जिले, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, कहते उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर जिले उससे दूर खिसकी। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ दो आहत प्लीज, वो हाथ जोड़ते रोते हुए बोली थी। क्यों छोड़ दूं मैं तुम्हें? हाँ, बताना पसंद करोगी? आहत ने जब्त में रहते पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही आहत, मैं ना। जिले के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। आहत ने उसे कंधों से पकड़े अपने करीब किया। बस एकदम चुप, खबरदार अगर अपने लिए ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले तो। तुम मुझे अभी तक सही से जान नहीं सकी शायद, मगर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? उसे सख्ती से कहा और फिर अपने साथ लगाया। जिले सिसकियों के साथ रो दी। मैं क्या करूं आहत, वो लम्हा मेरे ख्यालों से निकल ही नहीं रहा जब वो मुझे खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। आहत ने सख्ती से आंखें बंद की। मैंने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, मगर मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं खुद को नहीं बचा सकी। आहत, बताओ मैं क्या करूं? भूल जाओ जिले, जो हुआ। जिले का चेहरा अपने सामने किए उसे दोनों हाथों में थामा। जानता हूं भूलना आसान नहीं, मगर मेरे लिए प्लीज। आहत उसकी आंखों में देखते बोला। मैं कोशिश करूंगी, मगर मैं वहां नहीं जाऊंगी, इस कमरे और घर में नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे इन सब से दूर जाना है, प्लीज आहत। मिन्नत कर रही थी। आहत ने उसके आंसू पहुंचे। ठीक है, नहीं जाएंगे, मैं खुद तुम्हें इन अजनबियों से दूर रखना चाहता हूँ, आई स्वेयर जान, कहते उसे भूसा दिया। मुझसे जिले की ये हालत देखी नहीं जा रही। जिले की अम्मी जिले के पास बैठे मरियम से बोली। मगर आंटी, हमें इसे इस ट्रॉमा से निकालना है, अगर आप यूं हिम्मत हार देंगी तो ये सब मुश्किल हो जाएगा, कहते इन्हें अपने साथ लगाया। मेरी बेटी जल्द पहले जैसी हो जाएगी इंशाल्लाह। मरियम ने उनकी बात पर आमीन कही। दोनों ने एक साथ जिले को देखा जो इस वक्त दवाइयों के जेरे असर सो रही थी। ये रहा तुम्हारा मुजरिम सैफ को, आहत के सामने घुटनों के बल बिठाते ब्लैक हुडी वाला बोला। 4 दिनों से भूखा प्यासा है, ये हालत तो तरस खाने वाली है इसकी, मगर तुम तरस मत खाना। वो हाल करना कि कोई भी अपनी हवस मिटाने से पहले लाख बार सोचे, कहते अपनी हुडी उतारी। वो और कोई नहीं, जारून था। वहां आहत ने मैसेज किया और यहाँ सैफ जारून की गिरफ्त में था। कोई दोस्त इतना मुखलिस ना होगा जितना आहत के लिए जारून था। वो सिर्फ कहने को जिगरी यार था, मगर भाइयों से बढ़कर आहत के लिए तो जान भी हाजिर थी। जारून की आहत अब चंद कदम चलते सैफ के करीब बैठा। उसी लम्हे सैफ की आंखों में खौफ फैला था। वो आहत की आंखों में अपनी मौत साफ देख सकता था। इतनी तकलीफ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अभी मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि कोई भी तुम्हारे जैसी हिम्मत दोबारा कभी नहीं करेगा, करनी तो दूर सोचेगा भी नहीं, कहते घुसा उसके मुंह पर दे मारा और उठकर खड़ा हो गया। अब वो अपनी पैंट की दाईं जेब से गन निकालते लोड कर चुका था। बंदूक को देख सैफ खौफ से दूर खिसका। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आहत जो अनसुनी करते बंदूक की नाल पर साइलेंसर लगाने में मसरूफ था, चेहरे पर इंतहाई खतरनाक तासरात थे। जारून पीछे को हाथ बांधे खड़ा था, इंतहाई संजीदा। मैं अभी सैफ मजीद बोलता, आहत उसके मुंह में बंदूक की नाल घुसा चुका था। सैफ के हाथ पीछे को बंधे थे, तभी किसी किस्म की मुजाहमत ना कर सका। मैं तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा दूंगा, डोंट वरी। हाँ, मगर इससे पहले तेरी खातिर तवाज़ो जरूरी है, कहते लात उसके पेट में मारी। सैफ की चीख बुलंद हुई थी। आहद ने एक गोली सैफ के एक घुटने और दूसरी उसके दूसरे घुटने पर मारी। सैफ की चीखें बुलंद थी, मगर सुनने वाला दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। आहद खून से लथपथ सैफ के करीब झुका, झुकते ही पीछे को हुआ और जारून के करीब आकर रुका और एक नजर सैफ पर डाली जो अपनी गर्दन पर हाथ रखे झुका हुआ था। उसका हाथ खून से लथपथ था। जारून ने वहां से नजर हटाकर आहद के हाथ की जानिब देखा। आहद के हाथ में ब्लेड था जिस खून टपक रहा था। जारून ने आंखें सख्ती से मीचकर खोली थी। अब इसका क्या करना है आहद? जारून ने आहद से पूछा जो जाने के लिए मुड़ा था। मैंने इससे कहा था कि अगर इसने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो इसे जमीन में जिंदा गाड़ूंगा, और मैं ऐसा ही करूंगा। और तुम जानते हो कि मैं आहद मुस्तफा गिलानी अपनी बात से कभी नहीं फिरता, कहते साथ जारून ने उसके कंधे पर हाथ रखे एक नजर सैफ को देखा जो अपनी जिंदगी की चंद आखिरी सांसें ले रहा था। हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, कहते जारून सैफ की जानिब बढ़ा। अब इसने वही करना था जो आहद तय कर चुका था। आहद जिले को लिए अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका था। उसे संभलने में काफी लंबा अरसा लगा था। रात रात रोना और फिर अचानक से चीखने लग जाना, मगर आहद ने उसकी रिकवरी में पूरा साथ दिया था। हर वक्त उसके पास रहना, उसे अपना पूरा वक्त देना। शायस्ता बेगम अपने ही घर में रहती थी। घर पर सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई थी। सानिया और बिलाल उनके साथ ही थे, मगर बातचीत बिल्कुल खत्म थी उनके बीच। मगर वो अपने किए पर शर्मिंदा थी, मगर अब शर्मिंदगी का क्या फायदा? आहद ने तो बिल्कुल आना छोड़ दिया था।
जिले अब नॉर्मल लाइफ में लौट आई थी। उसे ऐसा देख मरियम, ज़ारून और जिले की अम्मी पुरस्कून हो जाते। खुशी की एक अलग लहर दौड़ जाती। इनमें सबसे ज्यादा तो आहत खुश था। वो तो सुबह सुबह उसकी मुस्कुराते चेहरे के सदके देता था। कुछ सालों बाद सैफी सैफी अरे सैफी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा आपको कब से बुला रही हैं। शिकवे से बोलती उसे गोद में उठाए बोली, मैं मम्मा के लिए पेंटिंग बना रहा था। मासूमियत से कहते उसे देखा। मेरे लिए क्या? मेरा शहजादा मेरे लिए क्या बना रहा है? मम्मा को नहीं दिखाओगे? कहते उसके गाल चूमी। ओफो मम्मा, आपके लिए बनाई है तो आपको ही दिखाऊंगा ना। अपने सर पर हाथ मारते अपनी माँ की सोच पर मातम किया। वो धीमी सी मुस्कुरा दी। अच्छा दिखाओ। ये देखे मम्मा कहते साथ पेंटिंग उसके सामने की। पेंटिंग में जिले, आहद और नन्हा सा यूसुफ था। पेंटिंग साफ नहीं थी मगर जिले के लिए बहुत खूबसूरत थी। देखते जिले की आंखें नम हुई थी। मम्मा इतनी नहीं है? मासूमियत से पूछा। बेचारे का तो मुंह ही उतर गया। नहीं मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें मुझे दे दिया। इतनी प्यारी सी नेमत दी है जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। कहते साथ अपने 5 साला बेटे यूसुफ को अपने साथ लगाया और यूसुफ ने भी उसके गिर्द अपना नन्हा सा हिसार बनाया। ओहो क्या चल रहा है मम्मा के होते। बाबा को तो भूल ही जाते हो तुम। नाराजगी जाहिर करते उसे अपनी गोद में उठाया। यूसुफ मम्मा से प्यार करता है। कहते अपने बाबा को भी प्यार किया और थोड़ा सा आपको भी। यूसुफ की बात पर जिले और आहत दोनों का कहका बुलंद हुआ। चाचू आपका बेटा हमारे साथ खेलता क्यों नहीं? रेहाम, असद और आयान ने कमरे में आते साथ शिकवा किया। अरे सैफी, आप खेलते क्यों नहीं इनके साथ? आहत ने भवें केड़े पूछा। मैं तो ये लड़ती हूँ जो इनके साथ प्लुतन ताई खेलूं। यूसुफ मुंह बसोरे अपनी तोतली जुबान में बोला मगर सबको इस नए लफ्ज पर हैरान कर दिया। ये कौन सी गेम है बच्चों? और ये खेलना जरूरी है क्या? कोई लड़कों वाली खेल लो। जिले भी सोचों में गुम थी। आहत ने सोते बच्चों से कहा, हो सकता है ये गेम लड़कियां खेलती हों। अरे चाचू आपका बेटा तोतला है। पकड़न पकड़ाई को लतन लताई कह रहा है। तीनों यकजबान बोले तो जिले और आहत की हंसी छूटी। अरे यूसुफ, ये लड़का लड़के दोनों खेलते हैं। अच्छा चलो खाने का वक्त हो गया है, खाना खाते हैं। कहते सब डाइनिंग रूम में एक साथ दाखिल हुए। अरे मेरे शहजादों और दादी, कब से इंतजार कर रही थी तुम लोगों का। मैं आया। कहते शायस्ता बेगम के घुटनों पर सर रखा जिसे शायस्ता बेगम ने बड़े ही प्यार से चूमा। मेरा प्यारा शहजादा कहते उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जिले को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बस अल्लाह के सामने सजदा शुक्र हो गई। जिले के कहने पर आहत ने शास्ता बेगम को माफ कर दिया था। उन्होंने भी जिले से अपने किए हर रवैये की माफी मांग ली थी और जिले ने भी माफ कर दिया था। बेशक माफ करने वाले का ज़र्ब हर एक में नहीं होता। वैसे भी हम अशरफुल मखलूकात हैं। गलती पर इंसान से ही होती है मगर अपनी गलती जिसे एहसास हो जाए तो उसे जिंदगी में दोबारा एक मौका देना तो बनता है। जहां तक बात निताशा की है, वो साल में ना जाने कितने पुलिस थानों के चक्कर काट लगा चुकी है मगर सैफ का कोई सुराग ना मिल सका।